नमस्कार श्रोताओं। आप सुन रहे हैं ई ऑडियो फैम, जहां ज्ञान बनता है आपकी ताकत। आज की इस विशेष ऑडियो बुक में हम सुनने जा रहे हैं द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक आई सी रोबलेडो ने। यह पुस्तक आपको जीनियस बनने के रहस्यों, गहरी सोच की कला और मानसिक विकास के सिद्धांतों से परिचित कराएगी। लेकिन ऑडियो बुक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताबें सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई ऑडियो बुक की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब तैयार हो जाइए एक गहन और प्रेरक यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस बाय आई.सी. रोबलेडो। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत किसी बड़े मंच या चमकदार उपलब्धि से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक बेचैनी से। एक ऐसी बेचैनी जो बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। सब कुछ ठीक चलते हुए भी मन में यह सवाल गूंजता था कि क्या मैं अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मेरी सोच की असली क्षमता यही है, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है? बचपन से ही मुझे उन लोगों की कहानियां आकर्षित करती थीं जिन्हें दुनिया जीनियस कहती है। मैं उनके काम से ज्यादा उनके दिमाग के तरीके को समझना चाहता था। वे समस्याओं को कैसे देखते हैं? वे दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई खास रहस्य होता है, या फिर वे भी साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाई तक पहुंचे होते हैं? शुरुआत में मैं मानता था कि जीनियस होना जन्म से तय होता है। कुछ लोग बस भाग्यशाली होते हैं और बाकी लोग औसत। लेकिन जैसे जैसे मैंने महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़नी शुरू की, मेरा यह भ्रम टूटने लगा। मुझे दिखा कि उनकी सफलता किसी एक पल का चमत्कार नहीं थी। वह वर्षों की तैयारी, सोच की आदतों और खास मानसिक सिद्धांतों का परिणाम थी। वे अलग थे, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें कोई जादुई शक्ति मिली थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने दिमाग को एक खास दिशा में प्रशिक्षित किया था। मेरे जीवन का एक दौर ऐसा भी था जब मैं खुद को अटका हुआ महसूस करता था। मैं पढ़ता था, सीखता था, काम करता था, लेकिन भीतर से संतुष्टि नहीं थी। जानकारी इकट्ठी हो रही थी, पर समझ गहरी नहीं हो रही थी। उपलब्धियां मिल रही थीं, लेकिन आत्मविश्वास स्थिर नहीं था। कई बार लगा कि शायद यही सीमा है। शायद हर व्यक्ति एक स्तर तक ही जा सकता है। लेकिन मन ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने खुद से पूछा कि असली समस्या क्या है? क्या बुद्धि कम है? क्या मेहनत कम है? या फिर दिशा की कमी है? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे तथ्यों की नहीं, सिद्धांतों की जरूरत है। ऐसे सिद्धांत जो सोचने का तरीका बदल दें। ऐसे नियम जो दिमाग को बिखरने से रोकें और उसे केंद्रित करें। मैंने कई वर्षों तक शोध किया, किताबें पढ़ी, अध्ययन देखे, महान व्यक्तियों के निर्णयों को समझने की कोशिश की। हर कहानी में अलग अलग परिस्थितियां थीं, लेकिन कुछ पैटर्न बार बार सामने आ रहे थे। कुछ आदतें, कुछ दृष्टिकोण, कुछ मानसिक अभ्यास जो अलग अलग समय और क्षेत्रों में भी समान थे। वहीं से इस पुस्तक का विचार जन्मा। मैं नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए अपने सपनों से समझौता कर ले क्योंकि उसे लगता है कि वह जीनियस नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि कोई अपनी क्षमता पर संदेह करके रुक जाए, जैसा मैं कभी रुका था। मुझे लगा कि अगर इन सिद्धांतों को सरल भाषा में, स्पष्ट उदाहरणों के साथ सामने रखा जाए, तो शायद बहुत से लोग अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकेंगे। ये किताब किसी को रातों रात बदलने का दावा नहीं करती। ये कोई जादुई नुस्खा नहीं देती। ये बस वह रास्ता दिखाती है जिसे कई महान दिमागों ने अपनाया था। उस रास्ते पर चलना या न चलना आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको कभी लगा है कि आपके अंदर कुछ और है जो अभी पूरी तरह जागा नहीं है, तो यह किताब उसी हिस्से को संबोधित करती है। मैंने ये पुस्तक इसलिए लिखी क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रतिभा कोई बंद दरवाजा नहीं है। वह एक रास्ता है जिसे समझकर, अभ्यास करके और साहस के साथ अपनाकर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर यह किताब आपको खुद पर विश्वास बनाए रखने में मदद करे, अगर यह आपको कठिन समय में हार मानने से रोके, अगर यह आपको सोचने का नया ढंग दे दे, तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वाई द सीक्रेट प्रिंसिपल्स मैटर टू मी। दोस्तों, की किसी भी किताब के पीछे सिर्फ जानकारी नहीं होती, एक व्यक्तिगत कहानी भी होती है। यह सिद्धांत मेरे लिए केवल अध्ययन का विषय नहीं थे, बल्कि जरूरत बन चुके थे। क्योंकि एक समय ऐसा आया जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग काम तो कर रहा है, लेकिन दिशा के बिना। जैसे कोई इंजन तेज हो पर गाड़ी रास्ता भूल जाए। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेता था, अंक भी आ जाते थे, लोग भी कहते थे कि मैं समझदार हूं। लेकिन भीतर से मुझे पता था कि मैं गहराई से नहीं समझ रहा हूं। मैं याद कर रहा था पर सोच नहीं रहा था। मैं जवाब दे रहा था पर सवाल पैदा नहीं कर रहा था। यह अंतर धीरे धीरे मुझे परेशान करने लगा। कई बार ऐसा होता कि मैं किसी समस्या के सामने बैठा रहता और दिमाग जैसे जाम हो जाता। मुझे लगता था कि शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूं जितना लोग समझते हैं। धीरे धीरे आत्मसंदेह बढ़ने लगा
और सबसे खतरनाक चीज जो होती है वह ये कि इंसान कोशिश करना कम कर देता है। वह अपने अंदर ही एक सीमा तय कर लेता है। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने खुद को सुधारने की कोशिश छोड़ दी। मैंने सोचा शायद यही मेरी क्षमता है। शायद कुछ लोग जन्म से अलग होते हैं और मैं उनमें से नहीं हूं। उस दौर में मैं जानकारी तो इकट्ठी कर रहा था, लेकिन विकास नहीं हो रहा था। जैसे किताबें पढ़ना केवल पन्ने पलटना बन गया था, सीखना नहीं। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, असली समस्या क्या है? क्या मैं कम बुद्धिमान हूं, या मैंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं? यह सवाल सरल था, लेकिन जवाब ने मेरी दिशा बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि बुद्धि कोई स्थिर चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, एक प्रशिक्षण है। जब मैंने महान व्यक्तियों के जीवन को दोबारा देखना शुरू किया तो मुझे उनकी उपलब्धियों से ज्यादा उनकी आदतें दिखाई देने लगीं। वे कैसे सोचते थे, वे समस्याओं को कैसे तोड़ते थे, वे असफलताओं को कैसे संभालते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, वे लगातार सीखने की प्रक्रिया में रहते थे। उन्होंने अपने दिमाग को यूं ही नहीं छोड़ दिया था, उन्होंने उसे गढ़ा था। यहीं से इन सिद्धांतों का महत्व मेरे लिए व्यक्तिगत हो गया। यह अब सिर्फ एक बौद्धिक खोज नहीं थी, यह मेरे अपने जीवन की दिशा से जुड़ा प्रश्न था। अगर मैं इन्हें समझ पाऊं और लागू कर पाऊं तो शायद मैं भी अपने दिमाग को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना, कठिन समस्याओं से भागने के बजाय उनके साथ बैठना, अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उनका विश्लेषण करना, और सबसे अहम, हार मानने के बजाय लगातार सुधार की मानसिकता रखना। परिणाम तुरंत नहीं आए, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका था। मैं पहले से अधिक स्पष्ट सोचने लगा, निर्णय अधिक ठोस होने लगे, आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। इन सिद्धांतों का मेरे लिए महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिशा दी। उन्होंने मुझे यह समझाया कि जीनियस होना कोई टैग नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ वह होता है जब आप यह तय करते हैं कि आप अपने दिमाग को यूं ही बहने नहीं देंगे, बल्कि उसे प्रशिक्षित करेंगे। अगर मैंने इन्हें सिर्फ पढ़ा होता और लागू नहीं किया होता तो शायद यह सब केवल शब्द बनकर रह जाता। लेकिन जब मैंने इन्हें अपने जीवन में उतारा तब समझ आया कि यह केवल विचार नहीं है, यह अभ्यास है, और अभ्यास ही परिवर्तन लाता है। यही कारण है कि ये सिद्धांत मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया कि सीमाएं बाहर कम, भीतर ज्यादा होती हैं, और जब भीतर की सीमाएं टूटती हैं तभी असली प्रगति शुरू होती है। What the secret principles of genius can do for you? दोस्तों ना, अब सवाल ये नहीं है कि ये सिद्धांत मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। असली सवाल ये है कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आपके जीवन में काम आए। अक्सर हम बुद्धिमत्ता को केवल सोच से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि जीनियस दिमाग में पैदा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बुद्धिमत्ता केवल विचार नहीं है, वह व्यवहार भी है। वह उन फैसलों में दिखती है जो हम रोज लेते हैं। वह इस बात में दिखती है कि हम समस्या के सामने कैसे खड़े होते हैं, घबराकर पीछे हटते हैं या शांत रहकर उसे समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप खुद को बहुत तेज न मानते हो सकता है आपको लगे कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आपसे बेहतर हैं, लेकिन यह किताब किसी तुलना की बात नहीं करती। यह इस बात की बात करती है कि आप अपने वर्तमान स्तर से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं से पहले ही हार मान लेते हैं। जब कोई काम मुश्किल लगता है तो वे मान लेते हैं कि यह उनके बस का नहीं है। धीरे धीरे वे कोशिश करना कम कर देते हैं और फिर वे खुद को ही समझाने लगते हैं कि वे इतने सक्षम नहीं हैं। यह प्रक्रिया चुपचाप चलती है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसने अपने ही दिमाग पर सीमाएं लगा दी हैं। ये सिद्धांत आपको उसी जगह से बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, डर है, अनिश्चितता है। ऐसे समय में यह किताब आपको तैयार जवाब नहीं देगी, लेकिन यह आपको सोचने का ढंग देगी, आपको स्थिति को तोड़कर समझने का तरीका देगी। आपको यह सिखाएगी कि जब सब कुछ धुंधला लगे तब भी दिमाग को स्थिर कैसे रखा जाए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमें किसी ने धक्का दे दिया है, जैसे कोई पक्षी घोंसले के किनारे बैठा हो और उड़ने के लिए तैयार न हो, लेकिन हवा का एक झोंका उसे नीचे गिरा दे। उस पल में दो ही विकल्प होते हैं, घबराना या पंख फड़फड़ाना। ये सिद्धांत आपको पंखों पर भरोसा करना सिखाते हैं। अगर आप इन्हें केवल पढ़कर छोड़ देंगे तो बहुत कम बदलेगा, लेकिन अगर आप इन्हें रोजमर्रा के जीवन में लागू करेंगे, छोटे छोटे निर्णयों में, सीखने की आदत में, कठिनाइयों का सामना करने में, तब धीरे धीरे आपका दिमाग बदलने लगेगा। आप पाएंगे कि आप पहले की तरह समस्याओं से नहीं डरते, आप उनमें संभावना देखने लगते हैं। ये सिद्धांत आपको यह भी सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता केवल परीक्षा के अंक नहीं है। ये इस बात में है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं,
कितनी ईमानदारी से खुद को सुधारते हैं और कितनी देर तक टिके रहते हैं जब चीजें आसान नहीं होती। हो सकता है अभी आपको लगे कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी प्रक्रिया में होती है, और यही प्रक्रिया इन सिद्धांतों का असली उपहार है। वे आपको एक मजबूत मानसिक ढांचा देते हैं जिससे आप हर नई परिस्थिति को संभाल सकें। सबसे बड़ी बात, ये सिद्धांत आपको खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपका दिमाग स्थिर नहीं है, वह बदल सकता है, विकसित हो सकता है और नई ऊंचाइयां छू सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे दिशा देते हैं या नहीं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ और भी है जो अभी पूरी तरह जागा नहीं है, तो यह सिद्धांत उसी हिस्से को जगाने का काम कर सकते हैं। वे आपको कोई नया दिमाग नहीं देंगे, लेकिन जो है उसे उसकी पूरी क्षमता तक ले जाने का रास्ता जरूर दिखाएंगे। वॉट डज इट मीन टू बी ए जीनियस? दोस्तों, जब हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत किसी महान वैज्ञानिक, कलाकार या आविष्कारक की छवि उभर आती है। हमें लगता है कि जीनियस होना कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, जैसे यह कोई विशेष दर्जा हो जिसे दुनिया तय करती है और कुछ भाग्यशाली लोगों को दे देती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? अक्सर हम किसी व्यक्ति के काम को देखकर कहते हैं कि यह तो बहुत आसान था। वह संगीत रचता है तो लगता है जैसे सुर खुद उससे दोस्ती कर लेते हों। वह गणित हल करता है तो जैसे संख्याएं उसके लिए खेल हों। वह चित्र बनाता है तो जैसे ब्रश उसके हाथ में नहीं, उसके विचारों में चल रहा हो। हम परिणाम देखते हैं और मान लेते हैं कि उसके लिए यह सहज रहा होगा। सच इसके ठीक उलट होता है। जो काम हमें एक पल का चमत्कार लगता है, उसके पीछे वर्षों का अभ्यास छिपा होता है। बाहर से जो सहज दिखता है, वह भीतर से अनुशासन और निरंतर सुधार का परिणाम होता है। जीनियस वह नहीं जो केवल तेज सोचता है, बल्कि वह जो अपने क्षेत्र में इतनी गहराई तक उतर जाता है कि उसकी समझ साधारण से परे हो जाती है। जीनियस की एक सामान्य परिभाषा यह हो सकती है कि वह व्यक्ति जो किसी कठिन क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करे और दुनिया पर अर्थपूर्ण प्रभाव छोड़े। लेकिन यह परिभाषा भी अधूरी है, क्योंकि जीनियस केवल परिणाम नहीं है, वह प्रक्रिया भी है। वह यात्रा है जो व्यक्ति को अपने वर्तमान स्तर से ऊपर उठाती रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर जीनियस को आईक्यू से जोड़ देते हैं, जैसे कोई अंक तय कर दे कि कौन प्रतिभाशाली है और कौन नहीं। लेकिन सोचिए, अगर बुद्धिमत्ता केवल एक परीक्षा से मापी जा सकती, तो कला, संगीत, नेतृत्व, रचनात्मकता, इन सब का क्या होता? बहुत से लोग उच्च अंक पाकर भी कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाते, और कुछ लोग औसत माने जाने के बावजूद दुनिया बदल देते हैं। जीनियस केवल तेज दिमाग नहीं है, यह जिज्ञासा है, यह साहस है, यह कठिन रास्ता चुनने की इच्छा है, यह असफलता के बाद फिर खड़े होने की आदत है, यह अपनी अलग सोच पर भरोसा करने का आत्मविश्वास है। और सबसे रोचक बात, जीनियस कोई स्थायी पद नहीं है। यह कोई ट्रॉफी नहीं जिसे जीतकर शेल्फ पर रख दिया जाए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति जितना सीखता है उतना समझता है कि अभी कितना कुछ बाकी है। असली महानता वही है जहां व्यक्ति खुद को पूर्ण मानना बंद कर देता है और बेहतर बनने की चाह बनाए रखता है। लोग आपको जीनियस माने या न माने, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपने काम को उत्कृष्ट बनाना, अपनी सोच को विकसित करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप लगातार खुद को सुधारते हैं तो किसी दिन दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है, लेकिन तब तक आपको केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देना होता है। जीनियस होना कोई चमकदार पहचान नहीं है, यह भीतर की आग है जो व्यक्ति को साधारण से संतुष्ट नहीं होने देती। ये वह बेचैनी है जो कहती है कि अभी और बेहतर हो सकता है। और जब यह बेचैनी अनुशासन और सिद्धांतों के साथ मिलती है, तब असाधारण परिणाम जन्म लेते हैं। इसलिए जीनियस होना किसी और से अलग होना नहीं है, यह अपने ही पिछले संस्करण से बेहतर होना है, बार बार, लगातार, बिना रुके। द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि जीनियस कोई जन्मजात टैग नहीं है, और यह भी कि कुछ विशेष सिद्धांत ऐसे हैं जो असाधारण दिमागों में बार बार दिखाई देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आखिर इन्हें जानना क्यों जरूरी है? क्या हम बिना इनके भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितनी तेजी से, कितनी स्पष्टता से और कितनी गहराई तक। जरा सोचिए, अगर किसी को समुद्र पार करना हो और उसे दिशा न पता हो, तो वह तैर सकता है, कोशिश कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन दिशा के बिना उसकी ऊर्जा बिखर जाएगी। वहीं अगर उसे नक्शा मिल जाए तो समुद्र वहीं रहेगा, लहरें वहीं रहेंगी, कठिनाई भी वहीं रहेगी, लेकिन यात्रा व्यवस्थित हो जाएगी। ये सिद्धांत वही नक्शा है। अक्सर हम महान लोगों की उपलब्धियों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे काम करने वाले मानसिक नियमों को नहीं देखते। हम परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हमें इमारत दिखाई देती है, नींव नहीं। और जब हम केवल परिणाम की नकल करने की कोशिश करते हैं
तो असफल हो जाते हैं, क्योंकि असली ताकत उस सोच में होती है जिसने परिणाम को जन्म दिया। इन सिद्धांतों का महत्व इस बात में है कि ये आपको सोचने की बुनियाद देते हैं। ये आपको केवल क्या करना है नहीं बताते, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाते हैं। और जब सोचने का तरीका बदलता है, तब जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आता है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, कला हो या व्यक्तिगत विकास। एक समय ऐसा था जब मैं भी अलग अलग किताबें पढ़ रहा था, अलग अलग महान लोगों के बारे में जान रहा था, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ लगता था। हर कहानी प्रेरणादायक थी, पर उनमें संबंध दिखाई नहीं देता था, जैसे अलग अलग मोती हों लेकिन धागा ना हो। जब मैंने उन मोतियों के बीच पैटर्न ढूंढना शुरू किया, तब जाकर समझ आया कि इन सबको जोड़ने वाला एक अदृश्य धागा है, कुछ साझा सिद्धांत। ये सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय और परिस्थिति से परे हैं। दुनिया बदलती रहती है, तकनीक बदलती है, पेशे बदलते हैं, लेकिन गहराई से सोचने की क्षमता, सीखने की आदत, जिज्ञासा, अनुशासन, ये गुण हर युग में प्रासंगिक रहे हैं और रहेंगे। जो व्यक्ति इन पर काम करता है, वह बदलती दुनिया में भी टिक सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, तो सबको पहले से क्यों नहीं पता? जवाब सरल है, क्योंकि अधिकतर लोग परिणामों में व्यस्त रहते हैं, प्रक्रियाओं में नहीं। हम यह जानना चाहते हैं कि किसी ने क्या हासिल किया, लेकिन ये कम लोग पूछते हैं कि उसने सोचने का तरीका कैसे विकसित किया। और कभी कभी तो स्वयं महान व्यक्ति भी यह स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाते कि वे क्या अलग कर रहे थे। वे बस अभ्यास करते रहे, प्रयोग करते रहे, सुधार करते रहे, और सिद्धांत उनकी आदतों में छिपे रहे। इन सिद्धांतों का महत्व इस बात में भी है कि ये आपको जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। अगर आप मानते हैं कि प्रतिभा केवल जन्म से तय होती है, तो आप प्रयास करना कम कर देंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सोचने के नियम सीखे जा सकते हैं, तो आपके पास बहाने कम बचेंगे। तब असफलता भी आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आप जानेंगे कि सुधार की दिशा मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ये सिद्धांत आपको विनम्र भी बनाते हैं। जब आप समझते हैं कि महानता किसी एक गुण का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक मानसिक अभ्यासों का सम्मिलन है, तब आप दूसरों को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप तुलना कम करते हैं और विकास पर अधिक ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दोनों मेहनती हैं, दोनों बुद्धिमान हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने दिमाग को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करता है। वह सवाल पूछता है, गहराई में जाता है, अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, कठिन चुनौतियां स्वीकार करता है। दूसरा व्यक्ति केवल काम दोहराता है। वर्षों बाद दोनों के परिणामों में अंतर साफ दिखाई देगा। फर्क प्रतिभा का नहीं होगा, फर्क सिद्धांतों का होगा। इन सिद्धांतों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये आपको अराजकता में स्थिरता देते हैं। जब जीवन में भ्रम हो, दिशा स्पष्ट न हो, तब ये सिद्धांत आपको सोचने का ढांचा देते हैं। वे आपको घबराहट के बजाय विश्लेषण सिखाते हैं। वे आपको प्रतिक्रिया के बजाय उत्तरदायित्व सिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सिद्धांत आपको यह एहसास दिलाते हैं कि जीनियस कोई रहस्य नहीं है जो कुछ लोगों के पास छुपा है। ये पैटर्न है, ये अभ्यास है, ये अनुशासन है। और जब कोई व्यक्ति इन्हें समझकर लगातार लागू करता है, तो वह अपने ही पुराने स्तर से आगे निकलने लगता है। इन सिद्धांतों का असली महत्व तभी समझ आएगा जब आप इन्हें केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि परखेंगे। छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, अपने सोचने के तरीके को देखेंगे, अपनी आदतों की समीक्षा करेंगे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। क्योंकि अंत में महानता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की संरचना से जन्म लेती है। और ये सिद्धांत उसी संरचना को मजबूत करने का काम करते हैं। अनब्लॉक द पाथ टू जीनियस। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो जीनियस बनने का रास्ता कभी बंद नहीं होता, वह बस ढका हुआ होता है। जैसे किसी पुराने रास्ते पर झाड़ियां उग आई हों और हमें लगता हो कि आगे जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। सच ये है कि मार्ग मौजूद होता है, बस हमें उसे साफ करना होता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता से इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमने खुद ही अपने दिमाग के रास्ते बंद कर दिए होते हैं। कभी किसी की टिप्पणी से, कभी किसी असफलता से, कभी अपनी तुलना किसी और से करके। धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं, और यहीं से रास्ता रुक जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी कठिन समस्या को देखकर पहले ही तय कर लिया कि यह आपसे नहीं होगा। उस क्षण आपने समस्या से पहले ही हार मान ली। असली बाधा समस्या नहीं थी, असली बाधा वह विचार था जिसने आपको रोक दिया। जीनियस की राह पर सबसे बड़ी रुकावट बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, असली रुकावट होती है मानसिक जड़ता। वही पुरानी सोच, वही सीमित विश्वास, वही डर। जब तक इन्हें हटाया नहीं जाता, तब तक प्रगति मुश्किल है। एक बार की बात है, एक युवक ने संगीत सीखना शुरू किया।
शुरुआती दिनों में उसे सब कुछ कठिन लगा। उंगलियां ताल में नहीं चलती थीं, सुर सही नहीं बैठते थे। कुछ महीनों बाद उसने तय कर लिया कि शायद वह संगीत के लिए बना ही नहीं है। उसने अभ्यास छोड़ दिया। सालों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि समस्या प्रतिभा की नहीं थी, समस्या धैर्य और सही दिशा की थी। अगर वह थोड़ी देर और टिकता तो रास्ता खुल सकता था। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दिमाग भी मांसपेशी की तरह है। उसे अभ्यास चाहिए, उसे चुनौती चाहिए। लेकिन अगर हम उसे चुनौती देने से पहले ही पीछे हट जाएं तो वह कभी मजबूत नहीं होगा और फिर हम खुद को ही दोष देते रहेंगे। इस किताब का उद्देश्य यह नहीं है कि वह आपके लिए काम कर दे। कोई भी किताब ऐसा नहीं कर सकती। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वह आपके सामने से पर्दा हटाए, वह दिखाए कि बाधा कहाँ है। उसके बाद रास्ता तय करना आपका काम है। कई बार हम इस भ्रम में रहते हैं कि कोई हमें बचा लेगा, कोई शिक्षक, कोई मार्गदर्शक, कोई परिस्थिति। लेकिन सच्चाई यह है कि अंततः हमें खुद ही अपने दिमाग की जिम्मेदारी लेनी होती है। जब तक हम यह नहीं मानते कि हमारी सोच हमारी जिम्मेदारी है, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। रास्ता खोलने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आप रुक गए हैं। दूसरा कदम है यह मानना कि रुकना स्थायी नहीं है। तीसरा कदम है छोटे छोटे बदलाव शुरू करना, कठिन सवाल पूछना, अपनी सोच को चुनौती देना, असफलता को सीख में बदलना। कभी कभी जीवन हमें अचानक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं। जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाते समय डरता है। वह गिरता है, घुटने छिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे संतुलन आ जाता है। संतुलन अभ्यास से आता है, प्रतीक्षा से नहीं। जीनियस की राह खोलने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आप डर के कारण रुकेंगे नहीं। आप जानते होंगे कि हर कठिनाई एक अभ्यास है, हर चुनौती दिमाग को मजबूत करने का अवसर है। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने आप को स्थायी लेबल दे देते हैं। मैं गणित में कमजोर हूं, मैं रचनात्मक नहीं हूं, मैं नेतृत्व नहीं कर सकता। ये वाक्य ही रास्ते पर पत्थर बन जाते हैं। जब आप इन लेबल्स को हटाते हैं तब धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है। और याद रखिए, जीनियस बनने का रास्ता किसी और से आगे निकलने का रास्ता नहीं है, यह खुद से आगे निकलने का रास्ता है। जब आप कल के अपने स्तर से बेहतर बनते हैं तो आप उसी दिशा में बढ़ रहे होते हैं। रास्ता खोलना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का निर्णय है। हर दिन यह चुनना कि आप आसान के बजाय सही चुनेंगे। हर दिन यह चुनना कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। हर दिन यह चुनना कि आप सीखना नहीं छोड़ेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो रास्ता पहले बंद लगता था वही अब स्पष्ट दिखने लगा है। और तब आप समझेंगे कि जीनियस कोई दूर की मंजिल नहीं थी, वह तो वही रास्ता था जिसे बस साफ करने की जरूरत थी। पर्सनल क्वालिटीज ऑफ जीनियस। दोस्तों, अब तक हमने रास्ते की बात की, लेकिन रास्ते पर चलने वाला कौन है? सिद्धांत तो बाहर लिखे जा सकते हैं, पर उन्हें लागू करने वाला व्यक्ति भीतर से कैसा होना चाहिए? यही वह जगह है जहां व्यक्तिगत गुणों की भूमिका शुरू होती है। जीनियस केवल तकनीक या रणनीति का परिणाम नहीं है, वह व्यक्ति के स्वभाव, आदतों और मानसिक रुझानों से बनता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बार बार महान लोगों में दिखाई देते हैं। यह गुण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होते, चाहे वह विज्ञान हो, कला हो, व्यापार हो या साहित्य। इनका प्रभाव हर जगह दिखता है। सबसे पहले समझिए कि व्यक्तिगत गुण जन्म से तय नहीं होते। हाँ, कुछ झुकाव हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विकसित करना हमारे हाथ में है। जैसे कोई बीज मिट्टी में पड़ा हो, अगर उसे पानी, धूप और देखभाल मिले तो वह वृक्ष बन सकता है। अगर उसे उपेक्षित छोड़ दिया जाए तो वह कभी उगेगा ही नहीं। बचपन में हर व्यक्ति में जिज्ञासा होती है। हर बच्चा सवाल पूछता है, हर बच्चा चीजों को छूकर, देखकर, तोड़कर समझना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम में से कई लोग यह आदत खो देते हैं। हम सुरक्षित रहना सीख जाते हैं, हम गलत न दिखने की कोशिश करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे भीतर का साहस कम हो जाता है। जीनियस बनने की दिशा में पहला बड़ा गुण है अंदर से जीवित रहना। इसका मतलब है कि आपका मन प्रश्न पूछना बंद न करे, आपका ध्यान गहराई में जाने की कोशिश करता रहे, आप सतह से संतुष्ट न हो। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है चुनौती से प्रेम। अधिकतर लोग आराम पसंद करते हैं, वे वही काम करना चाहते हैं जिसमें सफलता की गारंटी हो। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई को अवसर की तरह देखता है वही आगे निकलता है। जब कोई जटिल समस्या सामने आती है और सब पीछे हट जाते हैं, वहीं से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। यह साहस जन्म से नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। तीसरा गुण है धैर्य। महानता तत्काल परिणाम नहीं देती, कई बार महीनों वर्षों तक प्रयास करना पड़ता है। यदि व्यक्ति जल्दी थक जाए, जल्दी निराश हो जाए, तो सिद्धांत काम नहीं करेंगे। इसलिए व्यक्तिगत गुणों में दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। चौथा गुण है आत्म जागरूकता। यह समझना कि आप कहाँ खड़े हैं,
आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता, वह सुधार भी नहीं कर सकता। जीनियस व्यक्ति अपनी कमियों से भागता नहीं, उन्हें सुधारने का साधन बनाता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। एक युवा चित्रकार अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं महान कलाकार बनना चाहता हूं। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम रोज अभ्यास करते हो? उसने कहा, जब मन करता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, महानता मन के अनुसार नहीं, अनुशासन के अनुसार आती है। उस दिन से युवक ने रोज अभ्यास शुरू किया। वर्षों बाद वही युवक अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ। उसकी सफलता का कारण केवल प्रतिभा नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव था, नियमितता और समर्पण। व्यक्तिगत गुणों की खास बात यह है कि ये हर जगह आपके साथ रहते हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सीखेंगे। अगर आप धैर्यवान हैं तो किसी भी चुनौती में टिकेंगे। अगर आप आत्म अनुशासित हैं तो किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और यह भी याद रखिए, ये गुण स्थिर नहीं है, आप उन्हें चुन सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप आसान रास्ता नहीं चुनेंगे। आप तय कर सकते हैं कि आप असफलता के बाद फिर उठेंगे। यह सब निर्णय से शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। लेकिन यह आधा सच है। हम जैसे हैं वैसे बने रह सकते हैं या अपने गुणों को विकसित कर सकते हैं। जीनियस बनने की दिशा में सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आपका स्वभाव भी आपके नियंत्रण में है। जब आपके भीतर सही व्यक्तिगत गुण विकसित हो जाते हैं, तब बाकी सिद्धांत अधिक प्रभावी हो जाते हैं। जैसे मजबूत नींव पर इमारत खड़ी करना आसान होता है। अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊंचाई संभव नहीं। इसलिए जीनियस बनने की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। सिद्धांत मार्ग दिखाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत गुण आपको चलने की शक्ति देते हैं। और जब दोनों एक साथ आते हैं, तभी वास्तविक प्रगति संभव होती है। सीक्रेट प्रिंसिपल 1, सेंसेस। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझने का पहला माध्यम हमारा दिमाग नहीं, हमारी इंद्रियां हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, और इन्हीं अनुभवों से हमारा मस्तिष्क वास्तविकता की तस्वीर बनाता है। लेकिन सच यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग पूरी क्षमता से नहीं करते। जरा ध्यान दीजिए, आप रोज कितनी चीजें देखते हैं, लेकिन सच में कितनी चीजों को ध्यान से देखते हैं? कितनी बार आपने किसी पेड़ को देखकर उसके पत्तों की बनावट को गौर से समझने की कोशिश की? कितनी बार किसी आवाज को अलग अलग परतों में बांटकर सुना? अधिकतर समय हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है। हम देखते हैं पर अवलोकन नहीं करते, सुनते हैं पर समझते नहीं। जीनियस दिमाग की एक खासियत होती है, वह सतह पर नहीं रुकता, वह अनुभव को गहराई से ग्रहण करता है। जब कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है तो वह केवल परिणाम नहीं देखता, वह छोटी छोटी असमानताओं को नोटिस करता है। जब कोई कलाकार चित्र बनाता है तो वह केवल रंग नहीं देखता, वह रोशनी और छाया के सूक्ष्म अंतर को पकड़ता है। जब कोई संगीतकार धुन रचता है तो वह सुरों के बीच की खामोशी को भी सुनता है। हमारी इंद्रियां जानकारी का दरवाजा है। जितना समृद्ध अनुभव, उतनी समृद्ध सोच। अगर आपका अवलोकन सीमित है तो आपकी समझ भी सीमित रहेगी। लेकिन यदि आप अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं तो आप दुनिया को अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। एक छोटी सी घटना इस बात को स्पष्ट करती है। एक शिक्षक अपने छात्रों को पार्क में ले गए और कहा, 5 मिनट में जितनी चीजें देख सकते हो देखो। बच्चे लौटे और सामान्य बातें बताईं, पेड़, झूला, घास, फूल। फिर शिक्षक ने कहा, अब फिर जाओ, लेकिन इस बार केवल पत्तियों पर ध्यान दो। इस बार बच्चे लौटे तो उन्होंने पत्तों के रंगों का अंतर बताया। कुछ सूखे थे, कुछ हरे थे, कुछ पर कीड़े थे, कुछ पर ओस की बूंदें थीं। फर्क सिर्फ ध्यान का था। यही सिद्धांत यहां लागू होता है। हमारी इंद्रियां सक्रिय तो हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं। और जब इंद्रियां सतर्क नहीं होती तो दिमाग के पास गहराई से सोचने के लिए पर्याप्त कच्चा माल नहीं होता। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो सब कुछ ज्यादा जीवंत लगता है? आवाजें अलग, गंध अलग, दृश्य अलग, क्योंकि आपका ध्यान सक्रिय होता है। लेकिन अपने ही शहर में जहां आप रोज रहते हैं, वही चीजें आपको साधारण लगती हैं। कारण ये नहीं कि वहां कुछ खास नहीं है, बल्कि यह कि आपने देखना बंद कर दिया है। जीनियस बनने की दिशा में पहला अभ्यास यही है, अपनी इंद्रियों को जगाना, दुनिया को फिर से नए व्यक्ति की तरह देखना, सवाल पूछना, यह ऐसा क्यों दिखता है? ये आवाज कहां से आ रही है? ये बनावट कैसी है? यह स्वाद किससे अलग है? इतना ही नहीं, हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी पारंपरिक 5 इंद्रियों के अलावा भी हमारे शरीर में कई सूक्ष्म संवेदनाएं हैं। संतुलन की समझ, तापमान का अनुभव, शरीर की स्थिति का एहसास। जब आप खेल खेलते हैं, नृत्य करते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो ये सभी संवेदनाएं सक्रिय होती हैं। जो व्यक्ति इन्हें निखारता है
वह अपने कौशल में अधिक दक्ष बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी अपनी सबसे मजबूत इंद्रिय को थोड़ी देर के लिए शांत करना भी उपयोगी होता है। हम में से अधिकांश लोग दृष्टि पर बहुत निर्भर हैं। अगर आप कुछ देर आंखें बंद करके केवल सुने तो आपको एहसास होगा कि कितनी आवाजें पहले अनसुनी रह जाती थीं। यह अभ्यास आपको संवेदनशील बनाता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण केवल कला या विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह रोजमर्रा के जीवन में भी मदद करता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझते हैं, उसके हाव भाव को पढ़ते हैं, तो आप संवाद में बेहतर हो जाते हैं। जब आप भोजन का स्वाद ध्यान से लेते हैं तो आपका अनुभव समृद्ध होता है। जब आप प्रकृति को सच में देखते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। याद रखिए, जीनियस दिमाग अचानक विचार पैदा नहीं करता, वह पहले दुनिया को गहराई से ग्रहण करता है। जितनी अधिक सूक्ष्म जानकारी आपके पास होगी, उतनी ही अधिक रचनात्मकता और विश्लेषण की क्षमता विकसित होगी। इसलिए शुरुआत बाहर से नहीं, अनुभव से करें। अपनी इंद्रियों को आलस्य से बाहर निकालें। रोज किसी एक चीज को ध्यान से देखें, सुनें या महसूस करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सोच भी अधिक स्पष्ट और गहरी होती जा रही है, क्योंकि महान विचार वहीं जन्म लेते हैं जहां अवलोकन गहरा होता है। सीक्रेट प्रिंसिपल नंबर 2, क्यूरियोसिटी। दोस्तों, अगर इंद्रियां जानकारी का दरवाजा है, तो जिज्ञासा वह शक्ति है जो हमें उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए मजबूर करती है। बहुत से लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछते। वहीं कुछ लोग हर चीज के पीछे क्यों खोजते रहते हैं। यही अंतर साधारण और असाधारण के बीच खड़ा होता है। जिज्ञासा केवल कुछ नया जानने की इच्छा नहीं है, ये एक बेचैनी है, एक अंदर की पुकार जो कहती है, इससे आगे क्या है। जब आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते, जब एक समाधान से 10 नए प्रश्न पैदा होते हैं, तब असली जिज्ञासा जन्म लेती है। बचपन में यह गुण हम सब में होता है। बच्चा हर बात पर पूछता है, यह क्या है, ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम चुप होना सीख जाते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा सवाल पूछना कमजोरी है। हमें डर होता है कि लोग हमें अज्ञानी समझेंगे, और यहीं से जिज्ञासा दबने लगती है। जीनियस बनने की दिशा में जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। बिना इसके मेहनत टिकती नहीं। अगर आपको भीतर से जानने की तीव्र इच्छा नहीं है, तो आप कठिन समस्या के सामने अधिक देर तक नहीं टिक पाएंगे। कल्पना कीजिए, 2 विद्यार्थी एक ही विषय पढ़ रहे हैं। पहला केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है, दूसरा सच में जानना चाहता है कि यह सिद्धांत काम कैसे करता है, इसकी सीमा क्या है, इसका उपयोग कहां तक हो सकता है। समय के साथ दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला जानकारी याद रखेगा, दूसरा समझ विकसित करेगा। जिज्ञासा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह काम को बोझ नहीं रहने देती। जब आप जानना चाहते हैं तो सीखना खेल बन जाता है। तब समय का पता नहीं चलता, तब कठिनाई भी आकर्षक लगने लगती है। एक छोटी कहानी पर ध्यान दीजिए। एक युवक एक मशीन को रोज इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने सोचा, यह मशीन अंदर से काम कैसे करती है। उसने उसे खोलकर देखने का निर्णय लिया। शुरू में लोग हंसे, तुम क्यों इतना सिर खपा रहे हो। लेकिन उसी जिज्ञासा ने उसे तकनीकी समझ दी। कुछ वर्षों बाद उसने उसी क्षेत्र में नया सुधार किया जो दूसरों ने सोचा भी नहीं था। फर्क केवल इतना था कि उसने क्यों पूछा। जिज्ञासा हमें गहराई में ले जाती है, और गहराई ही रचनात्मकता का आधार है। जब आप किसी विषय में गहराई से उतरते हैं तो आप पैटर्न देखने लगते हैं, आप कमियों को पहचानने लगते हैं, आप संभावनाएं देखने लगते हैं, और यही वह जगह है जहां नए विचार जन्म लेते हैं। लेकिन एक खतरा भी है। आज की दुनिया में हमें जल्दी जल्दी उत्तर मिल जाते हैं। इंटरनेट पर कोई भी सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जवाब सामने। इससे हमारी खोजने की क्षमता कम हो सकती है। असली जिज्ञासा केवल जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को समझना है। उत्तर मिलने के बाद भी पूछना, क्या यह पूरा सच है, क्या कोई और दृष्टिकोण है। जिज्ञासा का एक और पहलू है, यह साहस मांगती है। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो कभी कभी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, और हर कोई इसे पसंद नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति सच्ची समझ चाहता है, वह असहजता से नहीं डरता। अपने भीतर की जिज्ञासा को जगाने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला, अपने प्रश्नों को दबाना बंद करें। दूसरा, अपने प्रश्नों का पीछा करें। अगर कोई विषय आपको आकर्षित करता है तो उस पर गहराई से पढ़ें, प्रयोग करें, चर्चा करें। शुरुआत में समय कम लगेगा, फिर धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। ध्यान रखिए, जिज्ञासा एक चक्र बनाती है। जितना आप सीखते हैं उतने नए प्रश्न पैदा होते हैं, और जितने नए प्रश्न उतनी नई सीख। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, और यही जीनियस दिमाग की पहचान है। वह कभी संतुष्ट होकर रुकता नहीं। जब जिज्ञासा जीवित रहती है तब विकास रुकता नहीं। जब जिज्ञासा मर जाती है तब व्यक्ति भी स्थिर हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी क्षमता को जागृत करना चाहते हैं तो अपने भीतर के प्रश्नों को महत्व दीजिए, उन्हें अनदेखा मत कीजिए। क्योंकि हर महान खोज की शुरुआत
एक सरल प्रश्न से हुई थी, क्यों? सीक्रेट प्रिंसिपल 3, अडेप्टेशन। दोस्तों, ये अगर जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है तो अनुकूलन हमें टिकाए रखता है। दुनिया स्थिर नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, तकनीक बदलती है, अवसर बदलते हैं। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल नहीं पाता, वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पीछे छूट सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब है एक तरीका ढूंढ लेना और उसी पर टिके रहना, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। जो तरीका कल काम आया, जरूरी नहीं कि आज भी काम करे। जीनियस दिमाग की एक बड़ी पहचान यह है कि वह जिद्दी नहीं होता, वह लचीला होता है। प्रकृति को ही देख लीजिए। जो पेड़ आंधी में बिल्कुल नहीं झुकता, वह टूट जाता है। जो थोड़ा झुक जाता है, वह बच जाता है। शक्ति हमेशा कठोरता में नहीं होती, कई बार लचीलेपन में होती है। यही सिद्धांत सोच पर भी लागू होता है। एक युवक ने अपना व्यवसाय शुरू किया। शुरुआती योजना बहुत मजबूत थी। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, फिर बाजार की परिस्थितियां बदल गईं। ग्राहक की जरूरतें अलग हो गईं। उसने पुरानी योजना पर ही अड्डा रहना चुना, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका तरीका सही है। धीरे धीरे उसका व्यवसाय कमजोर होने लगा। दूसरी ओर उसका एक मित्र था जिसने परिस्थिति देखकर दिशा बदली। उसने उत्पाद में सुधार किया, रणनीति बदली और वही व्यवसाय आगे बढ़ गया। अंतर बुद्धिमत्ता का नहीं था, अनुकूलन का था। अनुकूलन का मतलब अपने मूल उद्देश्य को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है रास्ता बदलना, लक्ष्य नहीं। जैसे नदी अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है, लेकिन रास्ते में आने वाली चट्टानों के अनुसार मोड़ लेती है। वह रुकती नहीं, बस दिशा समायोजित करती है। हमारे जीवन में भी कई बार अचानक बदलाव आते हैं। नौकरी बदल सकती है, स्वास्थ्य बदल सकता है, संबंध बदल सकते हैं। ऐसे समय में कुछ लोग टूट जाते हैं क्योंकि वे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग परिस्थिति को समझते हैं, सीखते हैं और नया रास्ता बनाते हैं। जीनियस बनने की दिशा में अनुकूलन इसलिए जरूरी है क्योंकि सोच का विकास भी बदलते अनुभवों से होता है। अगर आप हमेशा एक ही माहौल में, एक ही लोगों के साथ, एक ही प्रकार की चुनौतियों में रहेंगे तो आपकी सोच सीमित रह जाएगी। लेकिन जब आप खुद को नई परिस्थितियों में डालते हैं तो आपका दिमाग नए समाधान खोजने लगता है। अनुकूलन का एक और पहलू है सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना। अक्सर परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे आता है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देखते जब तक वह बड़ा संकट न बन जाए। जो व्यक्ति छोटे बदलावों को पहचान लेता है, वह बड़े झटकों से बच सकता है। कल्पना कीजिए, एक खिलाड़ी रिंग में उतरता है। उसका प्रतिद्वंदी हर पल अपनी चाल बदल रहा है। अगर खिलाड़ी पहले से तय रणनीति पर ही अड़ा रहे तो वह हार जाएगा। लेकिन अगर वह हर छोटे संकेत पर प्रतिक्रिया दे, हर मूवमेंट को पढ़े और तुरंत समायोजन करे, तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अनुकूलन के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, जागरूकता और विनम्रता। जागरूकता इसलिए कि आप बदलाव को पहचान सकें। विनम्रता इसलिए कि आप मान सकें कि आपका पुराना तरीका अब पर्याप्त नहीं है। अहंकार अक्सर अनुकूलन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि उसमें अनिश्चितता होती है। लेकिन याद रखिए, अनिश्चितता ही विकास का स्थान है। अगर सब कुछ निश्चित और सुरक्षित हो तो सीखने की जरूरत ही नहीं बचेगी। अनुकूलन का अभ्यास हमें मजबूत बनाता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको खुद को समय समय पर चुनौती देनी होगी। नए कौशल सीखिए, अलग दृष्टिकोण सुनिए, अपने विचारों को प्रश्नों के सामने रखिए। अगर कोई बेहतर तरीका सामने आता है तो उसे अपनाने में देर मत कीजिए, क्योंकि अंततः जीनियस वह नहीं जो हमेशा सही हो। जीनियस वह है जो गलत होने पर भी सीखता है और सीखकर खुद को बदल लेता है। दुनिया बदलती रहेगी। प्रश्न यह है, क्या आप उसके साथ बदलने के लिए तैयार हैं? सीक्रेट प्रिंसिपल 4, चैलेंज। दोस्तों, अब तक हमने महसूस किया कि इंद्रियां हमें दुनिया से जोड़ती हैं, जिज्ञासा हमें गहराई में ले जाती है और अनुकूलन हमें टिकाए रखता है। लेकिन एक और शक्ति है जो इन सबको तेज बनाती है, चुनौती। साधारण लोग सुविधा की ओर खींचते हैं, असाधारण लोग चुनौती की ओर। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि अधिकतर लोग वही काम बार बार करते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हैं, क्योंकि वहां जोखिम कम है, असफल होने की संभावना कम है, आलोचना कम है। लेकिन समस्या यह है कि सुविधा विकास को धीमा कर देती है। दिमाग भी मांसपेशी की तरह है, अगर उसे खींचा नहीं जाएगा तो वह मजबूत नहीं होगा। जीनियस दिमाग की एक पहचान यह है कि वह कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें खोजता है। उसे आसान रास्ता संतुष्ट नहीं करता। वह जानता है कि वास्तविक प्रगति वहीं छिपी है जहां अनिश्चितता है। एक कहानी पर विचार कीजिए। एक छात्र गणित में अच्छा था। वह हमेशा वही प्रश्न हल करता था जो उसे आते थे। परीक्षा में अच्छे अंक आते थे और वह संतुष्ट रहता था। दूसरी ओर उसका मित्र था जो अक्सर उन प्रश्नों पर समय लगाता था जो कठिन थे और जिनमें गलती होने की संभावना अधिक थी। शुरुआत में वह ज्यादा संघर्ष करता था,
लेकिन कुछ वर्षों बाद वही छात्र जटिल समस्याएं हल करने में निपुण हो गया, क्योंकि उसने खुद को चुनौती दी थी। चुनौती का मतलब केवल कठिन काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर जाना, इतना ऊपर कि दिमाग को खिंचाव महसूस हो, लेकिन इतना नहीं कि आप पूरी तरह टूट जाएं। सही चुनौती वही है जो आपको असहज करे पर असंभव न लगे। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि या तो बहुत आसान लक्ष्य चुनते हैं या बहुत बड़े। आसान लक्ष्य विकास नहीं देते, बहुत बड़े लक्ष्य निराशा देते हैं। जीनियस दिमाग धीरे धीरे अपनी सीमा बढ़ाता है, हर दिन थोड़ा और कठिन, हर बार थोड़ा और गहरा। आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार कोई नया कौशल सीखते हैं, जैसे कोई भाषा, कोई वाद्य यंत्र या कोई खेल, तो शुरुआत में सब कठिन लगता है, फिर अभ्यास से वह आसान हो जाता है। अगर आप उसी स्तर पर रुक जाएं तो प्रगति वहीं थम जाएगी, लेकिन अगर आप अगला स्तर चुनें तो दिमाग फिर से सक्रिय हो जाएगा। चुनौती का एक और पहलू है मानसिक चुनौती। कभी कभी हमें अपने ही विचारों को चुनौती देनी होती है, अपनी मान्यताओं को परखना होता है। अगर आप हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो आपसे सहमत हैं, तो आपकी सोच स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने से अलग दृष्टिकोण सुनते हैं तो आपका दिमाग विस्तृत होता है। सच्ची चुनौती कई बार अकेलापन भी लाती है, क्योंकि हर कोई कठिन रास्ता नहीं चुनता। जब आप ऊंचे मानक तय करते हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कई बार लोग कहेंगे कि आप खुद पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से विकास चाहता है वह समझता है कि यह दबाव नहीं, विस्तार है। एक और महत्वपूर्ण बात, चुनौती असफलता का जोखिम लेकर आती है और यहीं से डर पैदा होता है। लेकिन याद रखिए, असफलता केवल संकेत है कि आप अपनी सीमा के पास पहुंच गए हैं। अगर आप कभी असफल नहीं हो रहे तो संभव है कि आप खुद को पर्याप्त चुनौती नहीं दे रहे। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक सरल अभ्यास है। हर सप्ताह अपने क्षेत्र में एक ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा कठिन हो। अगर आप लेखक हैं तो जटिल विषय पर लिखिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कठिन अध्याय पर अतिरिक्त समय लगाइए। अगर आप व्यवसाय में हैं तो नई रणनीति आजमाइए। धीरे धीरे आपका दिमाग कठिनाई से भागने के बजाय उसका स्वागत करना सीख जाएगा, और यही वह मानसिक परिवर्तन है जो जीनियस की दिशा में ले जाता है। क्योंकि अंततः महानता आराम में नहीं मिलती, वह वहां मिलती है जहां आप खुद को सीमा से थोड़ा आगे धकेलते हैं। सीक्रेट प्रिंसिपल 5, विजन। दोस्तों, कोई चुनौती आपको मजबूत बनाती है, लेकिन दिशा कौन देता है? अगर आप केवल कठिन काम करते रहें पर यह स्पष्ट न हो कि आप किस ओर जा रहे हैं, तो मेहनत बिखर सकती है। यहीं पर दृष्टि, विजन की भूमिका शुरू होती है। विजन केवल सपना नहीं है। सपना अक्सर धुंधला होता है, भावनात्मक होता है। विजन स्पष्ट होता है। वह आपके मन में इतनी सजीव तस्वीर बनाता है कि आपको पता होता है यही दिशा है। यह अभी वास्तविकता में नहीं है, लेकिन आपकी कल्पना में पूर्ण है। कई लोग जीवन में व्यस्त तो रहते हैं पर स्पष्ट नहीं होते। वे काम करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उनके पास बड़ी तस्वीर नहीं होती। वे प्रतिक्रिया में जीते हैं, रचना में नहीं। जीनियस दिमाग की एक विशेषता यह है कि वह भविष्य को केवल देखता नहीं, उसे गढ़ना चाहता है। मान लीजिए एक वास्तुकार के मन में एक भवन की पूरी संरचना पहले से मौजूद है। वह ईंट लगाने से पहले ही उसकी ऊंचाई, रोशनी, रास्ते, संतुलन सब देख चुका है। दूसरों को केवल खाली जमीन दिखती है, उसे संभावनाएं दिखती हैं। यही विजन है। विजन का जन्म अचानक नहीं होता, वह अनुभव, गहराई और निरंतर अभ्यास से आता है। जब आप किसी क्षेत्र में पर्याप्त समय बिताते हैं, पैटर्न पहचानते हैं, कमियां देखते हैं, संभावनाएं समझते हैं, तब एक दिन आपको महसूस होता है कि चीजें और बेहतर हो सकती हैं। वही क्षण विजन का होता है। लेकिन विजन केवल कल्पना नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जब आप कुछ स्पष्ट देख लेते हैं तो उसे वास्तविकता में बदलने की बेचैनी शुरू हो जाती है। यह आसान नहीं होता। लोग संदेह करेंगे, कहेंगे कि यह संभव नहीं है, कहेंगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन विजन वाला व्यक्ति भीतर से आश्वस्त होता है। एक उदाहरण पर विचार करें। एक शिक्षक ने देखा कि उसके विद्यार्थी विषय को याद तो कर लेते हैं पर समझते नहीं। उसने तय किया कि वह पढ़ाने का तरीका बदलेगा। उसने प्रयोग शुरू किए। शुरुआत में विरोध हुआ, कहा गया कि पुराना तरीका ठीक है, लेकिन उसने अपने विजन पर विश्वास रखा। कुछ वर्षों बाद वही पद्धति सफल साबित हुई। फर्क केवल इतना था कि उसने वर्तमान से संतुष्ट होने से इनकार कर दिया। विजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह समझौता कम करता है। जीनियस दिमाग जब कुछ देख लेता है तो वह आधे अधूरे समाधान से संतुष्ट नहीं होता। वह उत्कृष्टता चाहता है, और यही आग्रह उसे साधारण से अलग करता है। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। हर कल्पना विजन नहीं होती। कभी कभी अहंकार भी हमें भ्रम दे सकता है कि हमारी सोच ही सर्वोत्तम है। इसलिए विजन के साथ आत्म जागरूकता और विवेक जरूरी है। खुद से पूछना चाहिए, क्या यह अनुभव पर आधारित है? क्या यह वास्तविक समस्या का समाधान है?
क्या मैं इसके लिए आवश्यक परिश्रम करने को तैयार हूं? अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए पहले गहराई में उतरना होगा। किसी क्षेत्र में सतही ज्ञान से विजन नहीं बनता। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना स्पष्ट देख पाएंगे। फिर अपने मन में उस आदर्श स्थिति की कल्पना कीजिए जो आप बनाना चाहते हैं। उसे लिखिए, उसे बार बार देखिए और फिर छोटे छोटे कदम उठाइए। विजन बिना क्रिया के केवल कल्पना रह जाता है और क्रिया बिना विजन के दिशा खो देती है। जब दोनों साथ आते हैं तभी असली परिवर्तन संभव होता है। याद रखिए, विजन वह शक्ति है जो वर्तमान को चुनौती देती है। वह कहती है, यह जैसा है उससे बेहतर हो सकता है। और जब कोई व्यक्ति उस विचार को गंभीरता से ले लेता है तब दुनिया बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सीक्रेट प्रिंसिपल 6, यूनिकनेस। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के भीतर विजन जागता है तो वह अक्सर उसे उस दिशा में ले जाता है जहां भीड़ कम होती है, क्योंकि नई राहें हमेशा भीड़ भाड़ वाली नहीं होती। यहीं से एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, अपनी विशिष्टता को अपनाना। हम में से अधिकतर लोग अनजाने में भीड़ का अनुसरण करते हैं। हम वही पढ़ते हैं जो लोकप्रिय है, वही सोचते हैं जो स्वीकार्य है, वही रास्ता चुनते हैं जिसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी मौलिक सोच को दबा देते हैं, केवल इसलिए कि वह अलग दिखती है। जीनियस दिमाग की एक खास पहचान यह है कि वह अलग होने से डरता नहीं। वह भीड़ से बाहर खड़े होने को जोखिम नहीं, अवसर मानता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह अलग दिखने के लिए अलग होना नहीं है, यह भीतर की सच्चाई के अनुसार जीना है। कई महान लोग अपने समय में असामान्य माने गए। उनकी आदतें, उनके विचार, उनका काम, सब कुछ सामान्य ढांचे से बाहर था। शुरू में उन्हें समझा नहीं गया, कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की आवाज को दबाया नहीं। एक युवा लेखक की कहानी सोचिए। उसे कहानी कहने का एक नया तरीका पसंद था, असामान्य संरचना, अलग शैली। प्रकाशकों ने कहा कि यह बिकेगा नहीं। उसे सलाह दी गई कि वह प्रचलित ढांचे में लिखे। कुछ समय के लिए उसने कोशिश की, लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः उसने अपनी शैली को अपनाया। शुरुआत कठिन थी, पर धीरे धीरे उसी विशिष्टता ने उसे पहचान दिलाई। विशिष्टता का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अलग हैं, और यह अलग होना आपकी ताकत हो सकता है। हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि, अनुभव, सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। अगर आप उन्हें छिपा देंगे तो आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो देंगे। समस्या यह है कि समाज अक्सर एक मानक तय करता है, ऐसा बनो, वैसा करो। यह सुरक्षित है और धीरे धीरे हम अपने प्राकृतिक झुकाव से दूर हो जाते हैं। लेकिन जीनियस बनने की यात्रा में आपको अपनी अलग लय पहचाननी होगी। इसका एक और पहलू है आत्मविश्वास। अगर आप अपनी विशिष्टता को अपनाते हैं तो आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा। हर कोई आपकी दिशा नहीं समझेगा, लेकिन अगर आपका काम गहराई, अभ्यास और सिद्धांतों पर आधारित है तो समय के साथ परिणाम बोलेंगे। एक और बात याद रखिए, विशिष्टता का मतलब नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि सीमाओं को समझकर उन्हें आगे बढ़ाना है। पहले आपको अपने क्षेत्र की बुनियाद समझनी होगी। फिर जब आप अलग रास्ता चुनेंगे तो वह अज्ञानता से नहीं, जागरूकता से होगा। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सबसे पहले खुद को जानिए। आपकी रुचि कहाँ है? आपकी सोच किन मुद्दों पर अलग होती है? आप किन बातों पर सामान्य से अलग दृष्टिकोण रखते हैं? उन्हें नोट कीजिए, उनसे भागिए मत। फिर धीरे धीरे उन्हें अपने काम में शामिल कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, किसी विचार में, किसी परियोजना में, किसी प्रस्तुति में। समय के साथ वही विशिष्टता आपकी पहचान बन सकती है। ध्यान रहे, जीनियस बनने का अर्थ यह नहीं कि आप सबको पीछे छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आए, बिना छिपे, बिना नकल किए। क्योंकि अंततः दुनिया को आपकी नकल नहीं चाहिए, दुनिया को आपका वास्तविक योगदान चाहिए। और वह तभी संभव है जब आप अपने भीतर की अलग धुन को सुनने का साहस रखें। सीक्रेट प्रिंसिपल 7, परफेक्शन। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी विशिष्टता को अपनाता है तो अगला सवाल यह होता है, वह अपने काम का स्तर कितना ऊंचा रखता है। यहीं पर पूर्णता या कहें उत्कृष्टता की खोज सामने आती है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें, यहां परफेक्शन का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी गलती ना करें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप काम शुरू ही ना करें, क्योंकि वह अभी परफेक्ट नहीं है। असली अर्थ है अपने काम को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की आदत। जीनियस दिमाग औसत से संतुष्ट नहीं होता। वह पूछता है, क्या यह और स्पष्ट हो सकता है? क्या यह और गहरा हो सकता है? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? यही प्रश्न उसे बार बार अपने काम पर लौटने के लिए मजबूर करते हैं। एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। वह पत्थर को तराश रहा है। बाहर से देखने वाला कह सकता है कि मूर्ति लगभग तैयार है, लेकिन मूर्तिकार को पता है कि अभी एक हल्की रेखा और चाहिए, एक किनारा और निखरना चाहिए।
वह लौटता है, फिर से काम करता है, बार बार सुधार करता है। यही उत्कृष्टता की खोज है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, परफेक्शन के नाम पर रुक जाना। कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि उनका काम पर्याप्त अच्छा नहीं है कि वे उसे दुनिया के सामने लाते ही नहीं। यह भी एक प्रकार का जाल है। जीनियस दिमाग पूर्णता की दिशा में चलता है, लेकिन कार्रवाई से भागता नहीं। असली संतुलन यह है, पहले काम को पूरा करो, फिर उसे सुधारो। लगातार सुधार की आदत ही परफेक्शन की असली जड़ है। एक लेखक का उदाहरण लें। वह पहली ड्राफ्ट लिखता है। अगर वह सोच ले कि यह पहली ही बार में उत्कृष्ट होना चाहिए, तो शायद वह कभी लिख ही ना पाए। लेकिन अगर वह पहले लिखे, फिर संपादन करे, फिर सुधार करे, तो धीरे धीरे वही लेखन चमकने लगेगा। उत्कृष्टता एक प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। परफेक्शन की खोज का एक और पहलू है मानक। आप अपने लिए किस स्तर का मानक तय करते हैं? अगर आप हमेशा न्यूनतम अपेक्षा पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो आपका विकास सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से पूछें, मैं इसे अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर कैसे कर सकता हूं, तो आपकी गुणवत्ता बदल जाएगी। ध्यान रखिए, यह दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप केवल प्रशंसा के लिए उत्कृष्टता चाहते हैं, तो थकान जल्दी आएगी। लेकिन अगर आप अपने ही काम से संतुष्टि चाहते हैं, तो सुधार की प्रक्रिया आनंद बन सकती है। पूर्णता की खोज धैर्य मांगती है। यह जल्दी परिणाम नहीं देती, लेकिन समय के साथ यह आपको अलग पहचान देती है। लोग कहते हैं, इनका काम अलग है। अक्सर वे अंतर नहीं समझा पाते, लेकिन वह सूक्ष्म मेहनत दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, उत्कृष्टता का अर्थ हर क्षेत्र में समान स्तर नहीं है। आपको यह पहचानना होगा कि आपके लिए कौन से क्षेत्र प्राथमिक हैं। जहां आपका विजन है, जहां आपका जुनून है, वहां परफेक्शन की खोज तीव्र होनी चाहिए। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास करें। अगली बार जब आप कोई काम पूरा करें, उसे एक बार और देखें। खुद से पूछें, क्या इसमें सुधार की कोई छोटी सी संभावना है? यदि है, तो उसे सुधारें। यह छोटा अभ्यास समय के साथ बड़ी आदत बन जाएगा। याद रखिए, जीनियस का काम अक्सर पहली बार में महान नहीं होता। वह कई बार के सुधार के बाद महान बनता है। उत्कृष्टता एक अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। और अंत में पूर्णता की खोज आपको अनुशासन सिखाती है। वह आपको अपने ही काम के प्रति ईमानदार बनाती है, और यही ईमानदारी धीरे धीरे आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां साधारण प्रयास नहीं पहुंचते। सीक्रेट प्रिंसिपल 8, परसिवियरेंस। दोस्तों, उत्कृष्टता की खोज तभी सार्थक होती है जब उसके साथ एक और शक्ति जुड़ी हो, दृढ़ता। क्योंकि सच यह है कि चाहे आपकी दृष्टि कितनी भी स्पष्ट हो, आपका मानक कितना भी ऊंचा हो, रास्ता आसान नहीं होगा। और वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। दृढ़ता का अर्थ केवल लंबे समय तक काम करना नहीं है। इसका अर्थ है कठिनाई के बावजूद काम जारी रखना, असफलता के बाद भी प्रयास करना, आलोचना के बाद भी अपने उद्देश्य से जुड़े रहना। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह से भरे होते हैं। वे नया लक्ष्य बनाते हैं, नई योजना बनाते हैं, जोश में भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही पहली बड़ी बाधा आती है, उनका उत्साह धीमा पड़ जाता है। वहीं कुछ लोग होते हैं जो गिरने के बाद भी उठते हैं, बार बार उठते हैं। यही अंतर इतिहास बनाता है। कल्पना कीजिए एक पर्वतारोही की। वह शिखर को देखता है और चढ़ाई शुरू करता है। रास्ता कठिन है, हवा पतली है, पैर फिसलते हैं। कई बार लगता है कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वह हर बार खुद को याद दिलाता है, मैं यहां क्यों आया हूं। यही याद उसे एक कदम और बढ़ाने की ताकत देती है। दृढ़ता का सबसे बड़ा शत्रु है तत्काल परिणाम की अपेक्षा। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत मान्यता, तुरंत प्रगति। लेकिन जीनियस बनने की प्रक्रिया धीमी होती है। वह धीरे धीरे भीतर आकार लेती है। कई बार सालों तक बाहरी दुनिया को कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। एक संगीत साधक का उदाहरण लें। वह रोज रियाज करता है, महीनों तक कोई बड़ा मंच नहीं मिलता, कोई बड़ी सराहना नहीं मिलती, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर दिन का अभ्यास उसके भीतर कुछ मजबूत कर रहा है। यही अभ्यास एक दिन उसे उस स्तर पर ले जाएगा जहां लोग कहेंगे, यह तो प्राकृतिक प्रतिभा है, उन्हें वर्षों की दृढ़ता दिखाई नहीं देगी। दृढ़ता केवल बाहरी संघर्ष से नहीं जुड़ी है, यह भीतर के संघर्ष से भी जुड़ी है। कई बार हमारा मन ही हमें रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, इतना काफी है। जीनियस दिमाग इन आवाजों को पहचानता है और फिर भी आगे बढ़ता है। इस सिद्धांत का एक और पहलू है असफलता की नई परिभाषा। अगर हर असफल प्रयास के बाद आप उसे अंतिम मान लेते हैं, तो यात्रा जल्दी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे संकेत मानते हैं कि तरीका बदलना है, सुधार करना है, तो वही असफलता शिक्षक बन जाती है। दृढ़ता का मतलब जिद नहीं है। जिद कहती है, मैं नहीं बदलूंगा। दृढ़ता कहती है, मैं रुकूंगा नहीं। दोनों में अंतर है। दृढ़ व्यक्ति सीखता है, समायोजित करता है और फिर आगे बढ़ता है।
अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए एक सरल अभ्यास अपनाएं। जब भी आप किसी काम को बीच में छोड़ने का मन बनाएं, खुद से पूछें, क्या मैं थकान के कारण रुक रहा हूं या डर के कारण? अगर उत्तर डर है तो एक कदम और बढ़ाएं, बस एक कदम। यही एक कदम समय के साथ आदत बन जाता है। और याद रखिए, दृढ़ता का निर्माण छोटे निर्णयों से होता है। रोज समय पर उठना, रोज अभ्यास करना, रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना, ये छोटे निर्णय मिलकर बड़ी शक्ति बनाते हैं। अंततः जीनियस वह नहीं जो कभी नहीं गिरता। जीनियस वह है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है, और पहले से थोड़ा अधिक मजबूत होकर। सीक्रेट प्रिंसिपल 9, वर्क। दोस्तों, अब तक हमने इंद्रियों, जिज्ञासा, अनुकूलन, चुनौती, विजन, विशिष्टता, उत्कृष्टता और दृढ़ता की बात की। लेकिन इन सबको वास्तविकता में बदलने वाला एक ही तत्व है, काम। सच यह है कि बिना काम के बाकी सभी सिद्धांत केवल विचार बनकर रह जाते हैं। बहुत से लोग महान विचार रखते हैं, बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, बहुत से लोग अपने अंदर क्षमता महसूस भी करते हैं, लेकिन जो लोग लगातार काम नहीं करते, वे अपनी ही संभावना के साथ अन्याय कर देते हैं। काम का अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं है। काम का अर्थ है केंद्रित प्रयास, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास, नियमित प्रगति। एक भ्रम है कि जीनियस लोग केवल प्रेरणा के क्षणों में काम करते हैं, जैसे उन्हें अचानक कोई दिव्य विचार आता है और वे कुछ असाधारण रच देते हैं। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। प्रेरणा आती है, लेकिन अक्सर काम करते हुए आती है, इंतजार करते हुए नहीं। कल्पना कीजिए एक लेखक की जो केवल तब लिखता है जब उसका मन करता है। महीनों तक वह खाली बैठ सकता है। दूसरी ओर एक लेखक है जो रोज लिखता है, चाहे मूड हो या ना हो। समय के साथ दूसरा लेखक अपने कौशल को तेज करता चला जाता है। पहला लेखक अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा होता है। काम ही वह जगह है जहां सिद्धांतों की परीक्षा होती है। जिज्ञासा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन काम ही आपको पढ़ते रहने देगा। विजन आपको दिशा देगा, लेकिन काम ही उसे आकार देगा। दृढ़ता आपको गिरने के बाद उठाएगी, लेकिन काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। एक किसान का उदाहरण लें। वह जानता है कि बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं उगती। उसे रोज खेत में जाना होता है, देखभाल करनी होती है, धैर्य रखना होता है। अगर वह केवल बीज बोकर बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह विचार बीज हैं, काम खेती है। काम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मात्रा। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना अधिक अनुभव मिलेगा, और अनुभव से पैटर्न बनते हैं। यही पैटर्न बाद में सहज निर्णय लेने में मदद करते हैं। बाहर से यह प्राकृतिक प्रतिभा लगती है, लेकिन भीतर से यह हजारों घंटों का अभ्यास होता है। कभी कभी काम उबाऊ लगेगा, दोहराव जैसा लगेगा, लगेगा कि कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही, लेकिन यही दोहराव कौशल को स्थिर करता है। यही नियमितता दिमाग को प्रशिक्षित करती है। लेकिन एक चेतावनी भी जरूरी है, केवल बहुत काम करना पर्याप्त नहीं है। सही दिशा में काम करना जरूरी है। बिना समीक्षा के किया गया काम आपको व्यस्त रख सकता है, लेकिन बेहतर नहीं बनाएगा। इसलिए काम के साथ सुधार की मानसिकता भी जरूरी है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट दिनचर्या बनाइए। तय समय पर अपने लक्ष्य से जुड़ा काम कीजिए। प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। छोटी प्रगति को भी गंभीरता से लीजिए, और समय समय पर खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं? याद रखिए, जीनियस बनने की यात्रा चमकदार क्षणों से नहीं बनती। वह उन शांत, नियमित, अनदेखे घंटों से बनती है जहां कोई ताली नहीं बजा रहा होता, लेकिन आप काम कर रहे होते हैं। अंत में फर्क अक्सर प्रतिभा का नहीं होता, बल्कि कार्यनिष्ठा का होता है। जो व्यक्ति काम से प्रेम करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां लोग उसे असाधारण कहने लगते हैं। और सच यह है, असाधारण बनने का सबसे सीधा रास्ता है साधारण दिनों में भी लगातार काम करना। सीक्रेट प्रिंसिपल 10, इनिशिएटिव। दोस्तों, काम करने की आदत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक और निर्णायक तत्व आता है, पहल। बहुत से लोग सक्षम होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन वे इंतजार करते रहते हैं। निर्देश का इंतजार, सही समय का इंतजार, किसी के कहने का इंतजार। जीनियस दिमाग इंतजार नहीं करता, वह शुरुआत करता है। पहल का अर्थ है बिना धक्का दिए आगे बढ़ना, बिना अनुमति मांगे सीखना शुरू करना, बिना बुलाए अवसर ढूंढना। यह वह मानसिकता है जो कहती है, अगर रास्ता नहीं है तो मैं बनाऊंगा। अक्सर हम अपने विकास की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। शिक्षक हमें सिखाएंगे, बॉस हमें मार्गदर्शन देंगे, परिवार हमें दिशा देगा, लेकिन एक सीमा के बाद यह सब पर्याप्त नहीं होता। एक समय आता है जब आपको खुद अपनी शिक्षा का स्वामी बनना पड़ता है। एक विद्यार्थी की कहानी सोचिए। उसे कक्षा में विषय समझ नहीं आया, वह चुप रहा। उसने सोचा कि शिक्षक ने जितना पढ़ाया उतना ही काफी होगा। परीक्षा में वह संघर्ष करता रहा। दूसरी ओर
उसका मित्र था जिसने उसी दिन पुस्तकालय जाकर अतिरिक्त सामग्री पढ़ी। उसने सवाल पूछे, वीडियो देखे, अभ्यास किया। कुछ महीनों बाद दोनों के स्तर में अंतर स्पष्ट था। फर्क बुद्धि का नहीं था, पहल का था। पहल का एक और पहलू है जिम्मेदारी लेना। अगर कोई समस्या सामने है तो यह कहना आसान है कि यह मेरा काम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है मैं कोशिश करता हूं, वही आगे बढ़ता है। कई बार अवसर काम के रूप में छिपे होते हैं जो दूसरों को बोझ लगते हैं। ध्यान दीजिए, पहल का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे हर चीज में कूद जाएं। इसका अर्थ है कि आप निष्क्रिय नहीं रहेंगे। आप सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की दिशा में सक्रिय रहेंगे। कई महान उपलब्धियों की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं हुई। वे शुरू हुई एक छोटे से निर्णय से, मैं खुद करूंगा। किसी ने नया प्रयोग शुरू किया, किसी ने नया तरीका अपनाया, किसी ने बिना आदेश के शोध किया। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े परिणाम बने। पहल आत्मविश्वास भी बनाती है। जब आप स्वयं कदम उठाते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है। आप समझते हैं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक चुनौती भी है, पहल करने पर असफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप सुरक्षित क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति पहल नहीं करता वह स्थिर रहता है, और स्थिरता धीरे धीरे जड़ता में बदल जाती है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आज ही एक छोटा कदम उठाइए। किसी कौशल में जिसे आप सीखना चाहते हैं, बिना किसी के कहे शुरुआत कीजिए। किसी समस्या को देखकर कहिए, मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं। अपने काम में एक नया सुधार प्रस्तावित कीजिए। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। आप अवसर का इंतजार नहीं करेंगे, आप उसे पहचानेंगे और पकड़ेंगे। याद रखिए, दुनिया में बहुत से लोग प्रतिभाशाली हैं, बहुत से लोग मेहनती हैं, लेकिन जो व्यक्ति पहल करता है वही आगे निकलता है, क्योंकि उसने पहला कदम उठाया, और पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। जीनियस की यात्रा में कोई घंटी नहीं बजती जो कहे अब शुरू करो। आपको खुद तय करना होता है कि यही समय है, और अक्सर सबसे सही समय वही होता है जब आप निर्णय लेते हैं। सीक्रेट प्रिंसिपल 11, फाउंडेशंस। दोस्तों, पहल आपको चलना सिखाती है, लेकिन आप किस जमीन पर खड़े हैं यह तय करता है कि आप कितनी दूर जा पाएंगे। यहीं पर बुनियाद की भूमिका शुरू होती है। बहुत से लोग ऊंचाई देखना चाहते हैं, वे परिणाम चाहते हैं, उपलब्धि चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, लेकिन वे नींव पर समय नहीं लगाना चाहते। वे सीधे जटिल विषयों पर कूद जाते हैं, बिना मूल सिद्धांतों को मजबूत किए। और यही कारण है कि कुछ समय बाद उनका ढांचा हिलने लगता है। कल्पना कीजिए एक इमारत की। अगर उसकी नींव कमजोर हो तो चाहे आप कितनी भी सुंदर मंजिलें बना लें, एक दिन वह दरक जाएगी। इसी तरह अगर आपकी समझ की बुनियाद मजबूत नहीं है तो आपकी प्रगति सीमित और अस्थिर होगी। जीनियस दिमाग जटिलता से पहले सरलता को समझता है। वह मूल नियमों को गहराई से पकड़ता है। वह बुनियादी सिद्धांतों को इतना स्पष्ट कर लेता है कि बाद की जटिलताएं उसी पर टिक सकें। एक विद्यार्थी का उदाहरण लें। वह गणित के कठिन सवाल हल करना चाहता था, लेकिन उसे बार बार समस्या आ रही थी। कारण यह नहीं था कि वह कम बुद्धिमान था, बल्कि यह था कि उसने मूल सूत्रों को केवल रट लिया था, समझा नहीं था। जब उसने वापस जाकर बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट किया तो जटिल प्रश्न भी सरल लगने लगे। बुनियाद का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, यह समझ है, यह स्पष्टता है, यह वह क्षमता है जिससे आप किसी भी नए विषय को पुराने सिद्धांतों से जोड़ सकें। आज की दुनिया में एक और समस्या है, हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्स, त्वरित गाइड, शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट अक्सर सतही ज्ञान देते हैं। जीनियस बनने की राह में शॉर्टकट कम काम आते हैं। गहराई समय मांगती है। बुनियाद मजबूत करने का एक तरीका है खुद से पूछना, क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? अगर आप किसी अवधारणा को सरल भाषा में समझा नहीं सकते तो संभव है कि आपकी समझ अभी अधूरी है। एक और अभ्यास है मूल प्रश्नों पर लौटना। यह कैसे काम करता है? इसका आधार क्या है? यह नियम क्यों सही है? जब आप बार बार इन प्रश्नों पर जाते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट होने लगती है। बुनियाद आपको आत्मविश्वास भी देती है। जब आपकी नींव मजबूत होती है तो आप नए प्रयोग करने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप मूल सिद्धांतों पर लौट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बुनियाद बनाना उबाऊ लग सकता है। यह धीमी प्रक्रिया है, इसमें चमक कम है, धैर्य ज्यादा है। लेकिन यही धीमी मेहनत भविष्य की ऊंचाइयों को संभव बनाती है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए समय निकालिए और अपने क्षेत्र के मूल सिद्धांतों की सूची बनाइए। फिर ईमानदारी से जांचिए, क्या आप उन्हें वास्तव में समझते हैं? अगर नहीं तो वहीं से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, महानता ऊपर से नहीं बनती, वह नीचे से शुरू होती है। और जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची इमारत। जीनियस बनने की यात्रा में जल्दी नहीं, मजबूती जरूरी है। और मजबूती
हमेशा बुनियाद से आती है। सीक्रेट प्रिंसिपल 12, डेप्थ। दोस्तों, जब बुनियाद मजबूत हो जाती है तब अगला स्वाभाविक कदम होता है गहराई। बहुत से लोग सतह पर तैरते रहते हैं। वे कई विषयों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन किसी एक में भी गहराई तक नहीं उतरते। जीनियस दिमाग की एक प्रमुख पहचान यह है कि वह गहराई से डरता नहीं, बल्कि उसी में उतरना चाहता है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम है। हम हेडलाइन पढ़ते हैं, सारांश देखते हैं, छोटे वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि हम जान गए। लेकिन ज्ञान का असली रूप तब सामने आता है जब आप किसी विषय के अंदर छिपी परतों को देखने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक गोताखोर समुद्र के किनारे खड़ा है। सतह पर पानी चमक रहा है, लहरें दिख रही हैं, लेकिन असली खजाना गहराई में है। वहां पहुंचने के लिए साहस चाहिए, अभ्यास चाहिए और समय चाहिए। यही स्थिति सीखने की भी है। गहराई का मतलब है एक ही प्रश्न पर लंबे समय तक टिकना, बार बार सोचना, अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, जल्दी निष्कर्ष न निकालना। जब आप किसी विचार के साथ पर्याप्त समय बिताते हैं तब उसकी जटिलता खुलती है। एक शोधकर्ता का उदाहरण लें। उसे एक समस्या सौंपी गई। पहली नजर में समाधान सरल लगा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने डेटा को बार बार देखा, पुराने अध्ययन पढ़े, विरोधी दृष्टिकोण समझे। महीनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि समस्या की जड़ कहीं और थी। अगर वह सतही समाधान से संतुष्ट हो जाता तो वास्तविक खोज संभव नहीं होती। गहराई धैर्य मांगती है, और यह अक्सर अकेलापन भी लाती है, क्योंकि गहराई में काम करते समय त्वरित प्रशंसा नहीं मिलती। कई बार लोग समझ भी नहीं पाते कि आप किस पर इतना समय क्यों दे रहे हैं, लेकिन जीनियस दिमाग जानता है कि गहराई ही स्थायी योगदान देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, गहराई का अर्थ केवल जानकारी जमा करना नहीं है। यह संबंध समझना है, कारण और परिणाम के बीच के पुल को देखना है, पैटर्न पहचानना है। जब आप गहराई में जाते हैं तो आप सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास अपनाइए। एक विषय चुनिए और तय कीजिए कि आप अगले कुछ महीनों तक उसी पर गंभीरता से काम करेंगे। उसके इतिहास को समझिए, उसके सिद्धांतों को, उसकी सीमाओं को। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सोच अधिक परिपक्व हो रही है। ध्यान रखिए, गहराई आपको अलग करती है। सतही ज्ञान बहुतों के पास है, गहराई कम लोगों के पास है, और यही गहराई आपको जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता देती है। जब आप किसी विषय में गहराई से उतरते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी समझ मजबूत है। आप तर्क कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अंततः जीनियस बनने की दिशा में गहराई एक आवश्यक चरण है। बिना गहराई के आपकी बुनियाद अधूरी रहेगी, और बिना बुनियाद के ऊंचाई टिकेगी नहीं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं सतह पर तैर रहा हूं या गहराई में उतरने को तैयार हूं? सीक्रेट प्रिंसिपल 13, नोट्स। दोस्तों, गहराई से सीखने की बात हमने की, लेकिन गहराई केवल दिमाग में सोचते रहने से नहीं आती। उसे पकड़ने, संरक्षित करने और विकसित करने के लिए एक साधन चाहिए, और वह है नोट्स बनाना। अधिकतर लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन लिखते नहीं। उन्हें लगता है कि अगर समझ आ गया तो याद भी रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग विचारों का भंडार नहीं, विचारों का प्रसंस्करण केंद्र है। अगर आप उसे सब कुछ संभाल कर रखने के लिए मजबूर करेंगे तो वह जल्द ही अव्यवस्थित हो जाएगा। नोट्स बनाना केवल शब्द लिखना नहीं है, यह सोच को व्यवस्थित करना है। जब आप किसी विचार को लिखते हैं तो आप उसे दोबारा गढ़ते हैं, आप उसे अपने शब्दों में ढालते हैं, और यही प्रक्रिया समझ को मजबूत करती है। एक छात्र का उदाहरण लें। दो विद्यार्थी एक ही व्याख्यान सुनते हैं। पहला केवल सुनता है, दूसरा मुख्य बिंदु लिखता है, प्रश्न लिखता है और अपने विचार भी जोड़ता है। कुछ सप्ताह बाद पहला विद्यार्थी आधा भूल चुका होता है, दूसरा विद्यार्थी न केवल याद रखता है बल्कि विचारों को जोड़ भी सकता है। फर्क केवल ध्यान का नहीं था, दस्तावेजीकरण का था। जीनियस दिमाग अक्सर विचारों को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अच्छे विचार क्षणिक होते हैं। अगर आप उन्हें उसी समय दर्ज नहीं करेंगे तो वे खो सकते हैं। इतिहास में कई महान लोगों ने अपने विचारों की डायरी रखी। वे प्रयोगों, निरीक्षणों और प्रश्नों को लिखते थे। वही नोट्स आगे चलकर खोजों की नींव बने। नोट्स बनाने का एक और लाभ है स्पष्टता। जब आप किसी जटिल विचार को लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको तुरंत पता चलता है कि आप उसे पूरी तरह समझते हैं या नहीं। अगर शब्द अटक रहे हैं तो संभव है कि समझ भी अधूरी है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। नोट्स केवल नकल नहीं होने चाहिए। अगर आप किताब के वाक्य ज्यों का त्यों लिख रहे हैं तो आप संग्रह कर रहे हैं, सीख नहीं रहे। बेहतर है कि आप अपने शब्दों में लिखें, उदाहरण जोड़ें, प्रश्न लिखें, असहमति भी दर्ज करें। नोट्स को जीवित दस्तावेज की तरह देखिए।
समय समय पर उन्हें दोबारा पढ़िए, पुराने विचारों को नए ज्ञान से जोड़िए। आप पाएंगे कि आपकी सोच विकसित हो रही है। आज डिजिटल साधन उपलब्ध हैं, लेकिन साधन से अधिक महत्वपूर्ण है आदत। चाहे डायरी हो, नोटबुक हो या डिजिटल ऐप। सवाल यह है कि क्या आप नियमित रूप से अपने विचारों को दर्ज कर रहे हैं? एक और अभ्यास है प्रश्न नोटबुक। हर दिन एक प्रश्न लिखिए जो आपको सोचने पर मजबूर करे। सप्ताह के अंत में उन्हें देखिए। धीरे धीरे आपके प्रश्न गहरे होने लगेंगे और गहरे प्रश्न गहरी समझ लाते हैं। नोट्स केवल याद रखने के लिए नहीं है, वे रचनात्मकता का स्रोत भी हैं। जब आप अलग अलग विचारों को एक जगह दर्ज करते हैं तो आप उनके बीच संबंध देखने लगते हैं। कई बार नया विचार दो पुराने नोट्स को जोड़ने से पैदा होता है। याद रखिए, जीनियस बनने की यात्रा में याददाश्त से ज्यादा महत्वपूर्ण है संरचना, और नोट्स वही संरचना देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ महत्वपूर्ण पढ़ें या सोचें, उसे गुजरने मत दीजिए, उसे पकड़िए, लिखिए, व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि जो विचार दर्ज होता है वही विकसित होता है। सीक्रेट प्रिंसिपल 14, मास्टर्स। दोस्तों, जब आप गहराई में उतरना शुरू करते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीख लेते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम होता है उस्तादों की ओर देखना। हर क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र को नई ऊंचाई दी होती है। उन्हें केवल सफल व्यक्ति नहीं कहा जाता, उन्हें मास्टर कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझना जरूरी है। मास्टर की पूजा करना और मास्टर से सीखना दोनों अलग बातें हैं। जीनियस बनने की दिशा में हमें दूसरे विकल्प को चुनना होता है। अक्सर हम महान लोगों को देखकर या तो डर जाते हैं या हीन भावना से भर जाते हैं। हमें लगता है कि वे अलग हैं, हम उनसे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनकी यात्रा को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वे भी किसी समय शुरुआती स्तर पर थे। फर्क यह है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के उस्तादों से सीखने में संकोच नहीं किया। एक युवा शतरंज खिलाड़ी की कल्पना कीजिए। वह केवल अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। वह धीरे धीरे सुधार करेगा, लेकिन सीमित रहेगा। दूसरी ओर, अगर वह महान खिलाड़ियों के मैचों का अध्ययन करे, उनकी चालों को समझे, उनकी सोच का विश्लेषण करे, तो उसकी समझ कई गुना तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि वह उन पैटर्न्स को देख रहा है जिन्हें विकसित करने में दूसरों को वर्षों लगे। मास्टर्स से सीखने का अर्थ केवल उनकी उपलब्धियों को जानना नहीं है। इसका अर्थ है उनके काम की प्रक्रिया को समझना। वे समस्या को कैसे देखते थे, वे अभ्यास कैसे करते थे, उन्होंने गलतियों को कैसे संभाला, उनके निर्णय लेने का ढंग क्या था। एक कलाकार जब किसी महान चित्रकार की पेंटिंग का अध्ययन करता है तो वह केवल रंग नहीं देखता, वह ब्रश स्ट्रोक की दिशा, प्रकाश की समझ, संरचना का संतुलन देखता है। उसी तरह किसी लेखक के लिए महान साहित्य केवल कहानी नहीं है, वह शैली, संरचना, भाषा और दृष्टिकोण का अध्ययन है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, मास्टर से सीखना नकल करना नहीं है। शुरुआत में अनुकरण जरूरी हो सकता है क्योंकि वह आपको बुनियादी ढांचा देता है, लेकिन समय के साथ आपको अपनी विशिष्टता विकसित करनी होती है। मास्टर मार्ग दिखाते हैं, लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना होता है। कई बार लोग यह सोचकर सीखना छोड़ देते हैं कि वे कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यह तुलना की भूल है। लक्ष्य किसी और जैसा बनना नहीं है, लक्ष्य है अपने स्तर को ऊंचा उठाना, और मास्टर उस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए पहले अपने क्षेत्र के 3 से 5 प्रमुख व्यक्तियों की पहचान कीजिए। उनके काम को सतही तौर पर नहीं, गहराई से समझिए। अगर संभव हो तो उनकी जीवनी पढ़िए। जानिए कि उन्होंने किन संघर्षों का सामना किया, किन आदतों ने उन्हें आगे बढ़ाया। एक और अभ्यास है रिवर्स इंजीनियरिंग। किसी उत्कृष्ट काम को लीजिए और पूछिए, इसे इस स्तर तक पहुंचाने में किन चरणों की आवश्यकता रही होगी। इस तरह आप परिणाम के पीछे की प्रक्रिया देख पाएंगे। याद रखिए, मास्टर्स केवल प्रेरणा के लिए नहीं होते, वे मार्गदर्शक होते हैं। उनका अनुभव आपके वर्षों का समय बचा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आप सक्रिय विद्यार्थी बने। जीनियस बनने की यात्रा अकेले नहीं चलती, आप दूसरों के कंधों पर खड़े होकर आगे देख सकते हैं, और यही मास्टर्स का असली महत्व है। वे आपको दिखाते हैं कि सीमा कहां तक जा सकती है। प्रिंसिपल 15, क्लासिक्स। दोस्तों, जब हम उस्तादों से सीखने की बात करते हैं तो एक और गहरी परत सामने आती है, क्लासिक्स की। हर क्षेत्र में कुछ ऐसे काम होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वे केवल लोकप्रिय नहीं थे, वे टिके रहे। पीढ़ियां बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन उनका मूल्य बना रहा। सवाल यह है, ऐसा क्यों? क्लासिक्स में अक्सर मूलभूत सत्य छिपे होते हैं। वे किसी क्षणिक ट्रेंड पर आधारित नहीं होते, बल्कि मानव स्वभाव, विचार और अनुभव की गहराई को छूते हैं। इसलिए वे समय के साथ अप्रासंगिक नहीं होते। आज की दुनिया में नई चीजों की बाढ़ है। हर दिन नई किताबें, नए कोर्स, नए विचार सामने आते हैं। यह अच्छा है, लेकिन अगर हम केवल नवीनता के पीछे भागते रहेंगे और मूलभूत क्लासिक कार्यों को अनदेखा करेंगे
तो हमारी समझ सतही रह सकती है। एक संगीत विद्यार्थी का उदाहरण लें। अगर वह केवल आधुनिक गीत सुनता है तो उसकी समझ सीमित रह सकती है, लेकिन जब वह पुराने महान रचनाकारों के कार्यों को सुनता है तो उसे संगीत की संरचना, भाव और संतुलन का गहरा अनुभव मिलता है। वही अनुभव उसे अपने काम में स्थिरता देता है। क्लासिक्स हमें धैर्य सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें समझने के लिए समय देना पड़ता है। वे अक्सर आसान नहीं होते। भाषा कठिन हो सकती है, विचार जटिल हो सकते हैं, लेकिन यही कठिनाई हमारे दिमाग को खींचती है। एक और महत्वपूर्ण बात, क्लासिक्स पढ़ते या देखते समय हमें केवल सामग्री नहीं, संदर्भ भी समझना चाहिए। यह जानना चाहिए कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस रचना ने अपने युग में क्या बदला। तब हमें उसकी असली शक्ति समझ आती है। क्लासिक्स से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम वर्तमान को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम वर्तमान को गहराई से समझ सकें। जब आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, तब आप नई शाखाएं उगा सकते हैं। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए अपने क्षेत्र के क्लासिक कार्यों की सूची बनाइए। उन्हें धीरे धीरे पढ़िए या समझिए। जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। हर विचार पर ठहरिए। सोचिए, यह आज भी क्यों प्रासंगिक है। कई बार क्लासिक्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि मानव स्वभाव उतना नहीं बदला जितना हम सोचते हैं। समस्याएं बदल सकती हैं, लेकिन मूल प्रश्न वही रहते हैं। यही कारण है कि पुराने विचार आज भी नए लग सकते हैं। जीनियस बनने की दिशा में क्लासिक्स एक आधार बनाते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि उत्कृष्टता कैसी दिखती है जब उसे समय ने परखा हो। वे आपको मानक देते हैं, ऐसा स्तर जो केवल ट्रेंड पर आधारित नहीं बल्कि स्थायी है। इसलिए कभी कभी नए से पहले पुराने की ओर लौटिए, क्योंकि कई बार भविष्य को समझने की कुंजी अतीत में छिपी होती है। प्रिंसिपल 16, एक्सपीरियंस। दोस्तों, आपने बुनियाद बनाई, गहराई में उतरे, नोट्स बनाए, उस्तादों से सीखा, क्लासिक्स को समझा। लेकिन एक चीज है जो इन सबको जीवंत बनाती है, अनुभव। किताबें दिशा देती हैं, मास्टर्स प्रेरणा देते हैं, क्लासिक्स मानक देते हैं, लेकिन वास्तविक समझ तब आती है जब आप खुद मैदान में उतरते हैं। अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। बहुत से लोग सीखने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। वे और पढ़ते हैं और सोचते हैं और योजना बनाते हैं, लेकिन जब तक ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरता, वह अधूरा रहता है। कल्पना कीजिए, दो लोग तैरना सीखना चाहते हैं। पहला व्यक्ति तैराकी पर किताबें पढ़ता है, वीडियो देखता है, तकनीक समझता है। दूसरा पानी में उतरता है। शुरुआत में वह हाथ पैर मारता है, पानी निगलता है, असहज महसूस करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे शरीर का संतुलन समझ आने लगता है। पहला व्यक्ति सिद्धांत जानता है, दूसरा व्यक्ति अनुभव जानता है, और अंततः वही तैर पाएगा जिसने पानी को महसूस किया। जीनियस दिमाग की एक खासियत यह है कि वह अनुभव से डरता नहीं। वह प्रयोग करता है, वह गलतियां करता है, वह प्रतिक्रिया लेता है, वह सुधारता है। यही चक्र उसे गहराई देता है। अनुभव केवल सफलता से नहीं आता। कई बार असफल प्रयास ही सबसे गहरी सीख देते हैं। जब आप खुद किसी समस्या में उलझते हैं, तभी आपको उसकी जटिलता समझ आती है। बाहर से देखने पर जो आसान लगता था, भीतर से अलग दिखता है। एक युवा उद्यमी ने कई महीनों तक बिजनेस की किताबें पढ़ी। उसे लगा कि वह पूरी तरह तैयार है, लेकिन जब उसने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसे समझ आया कि वास्तविक दुनिया किताबों से अलग है। ग्राहकों का व्यवहार, बाजार की अनिश्चितता, टीम की चुनौतियां, सब कुछ नया था। उसी अनुभव ने उसे वह सिखाया जो किसी पुस्तक में विस्तार से नहीं लिखा था। अनुभव आपको पैटर्न पहचानना सिखाता है। जितना अधिक आप काम करते हैं, उतना ही आप छोटी छोटी बातों में अंतर पहचानने लगते हैं। यही पैटर्न बाद में सहज निर्णय का रूप लेते हैं। लोग कहते हैं उसे तुरंत समझ आ गया, लेकिन उस तुरंत समझ के पीछे वर्षों का अनुभव होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अनुभव सक्रिय होना चाहिए। केवल समय बिताना अनुभव नहीं है। अगर आप वर्षों से कुछ कर रहे हैं लेकिन समीक्षा नहीं कर रहे, सुधार नहीं कर रहे, तो वह दोहराव है, अनुभव नहीं। अनुभव तब बनता है जब आप हर प्रयास से कुछ सीखते हैं। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक नियम अपनाइए। जो सीखें उसे तुरंत लागू करें। अगर आपने कोई नया विचार पढ़ा है तो उसे व्यवहार में लाएं। अगर आपने कोई नई रणनीति समझी है तो उसका प्रयोग करें, भले ही परिणाम परिपूर्ण न हो। डर अक्सर अनुभव से पहले आता है। हम सोचते हैं अगर असफल हो गए तो, लेकिन असली नुकसान असफलता में नहीं है। असली नुकसान है कोशिश न करने में। जीनियस बनने की दिशा में अनुभव वह चरण है जहां सिद्धांत जीवन बनते हैं, जहां विचार कौशल बनते हैं, जहां ज्ञान समझ में बदलता है। याद रखिए, सोचने से समझ बनती है, करने से महारत बनती है, और महारत हमेशा अनुभव की गोद में जन्म लेती है। सीक्रेट प्रिंसिपल 17, कनेक्शंस। दोस्तों, अनुभव आपको गहराई देता है,
लेकिन जीनियस दिमाग की एक और अद्भुत क्षमता होती है, वह अलग अलग चीजों के बीच संबंध देखता है। जहां सामान्य व्यक्ति अलग अलग तथ्य देखता है, वहां जीनियस पैटर्न देखता है। यही है कनेक्शंस की शक्ति। अक्सर हम ज्ञान को खानों में बांट देते हैं, गणित अलग, कला अलग, विज्ञान अलग, व्यवसाय अलग। लेकिन वास्तविकता में ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रकृति अलग अलग विषयों में काम नहीं करती, वह सिद्धांतों के स्तर पर काम करती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने जीव विज्ञान पढ़ा, फिर डिजाइन सीखा, फिर तकनीक में रुचि ली। बाहर से ये तीन अलग क्षेत्र दिखते हैं, लेकिन जब वह किसी समस्या को देखता है तो वह जैविक संरचना, सौंदर्य और कार्यक्षमता तीनों को जोड़कर समाधान बना सकता है। यही रचनात्मकता है। जीनियस बनने की दिशा में कनेक्शंस इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नए विचार अक्सर दो पुराने विचारों के मेल से जन्म लेते हैं। बहुत कम चीजें पूरी तरह नई होती हैं। अधिकतर नवाचार पुराने तत्वों को नए तरीके से जोड़ने का परिणाम होते हैं। एक उदाहरण लें। एक शिक्षक ने देखा कि उसके विद्यार्थी जटिल विषयों से डरते हैं। उसने खेल की रणनीतियों को पढ़ाई में लागू किया। उसने सीखने को स्तरों और चुनौतियों में बांट दिया। अचानक विद्यार्थियों की रुचि बढ़ गई। उसने शिक्षा और खेल के बीच संबंध बना दिया। यही कनेक्शन परिवर्तन लाया। लेकिन संबंध देखने की क्षमता स्वतः नहीं आती। इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, विविध अनुभव और ध्यान। अगर आपका अनुभव बहुत सीमित है तो आपके पास जोड़ने के लिए सामग्री भी कम होगी। इसलिए अलग अलग विषयों को जानना, विभिन्न दृष्टिकोण सुनना, विविध क्षेत्रों में रुचि लेना आवश्यक है। दूसरा तत्व है ध्यान। कभी कभी संबंध हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें देखते नहीं। जब आप किसी समस्या को हल कर रहे हो तो खुद से पूछिए, क्या मैंने ऐसा पैटर्न पहले कहीं देखा है? क्या यह स्थिति किसी और क्षेत्र जैसी है? ऐसे प्रश्न नए दृष्टिकोण खोलते हैं। कनेक्शंस केवल विचारों के बीच नहीं होते, लोगों के बीच भी होते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करने से आपकी सोच विस्तृत होती है। एक वैज्ञानिक कलाकार से सीख सकता है, एक उद्यमी मनोविज्ञान से प्रेरणा ले सकता है। यही विविधता नए संयोजन बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। कई बार संबंध तुरंत स्पष्ट नहीं होते, वे धीरे धीरे उभरते हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं, अनुभव इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो दिमाग उन सूचनाओं को जोड़ने लगता है। अचानक एक दिन आपको लगता है यह तो जुड़ता है। वही क्षण रचनात्मकता का होता है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास करें। हर सप्ताह एक ऐसा विषय पढ़िए जो आपके मुख्य क्षेत्र से अलग हो। फिर सोचिए कि उसमें से क्या चीज आपके काम में लागू हो सकती है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग जोड़ने लगेगा। याद रखिए, जीनियस वह नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है। जीनियस वह है जो अलग अलग चीजों को जोड़कर नया अर्थ बना सकता है। और जब आप संबंध देखने लगते हैं तो दुनिया बिखरी हुई नहीं लगती, वह एक जुड़ी हुई संरचना की तरह दिखाई देती है। सीक्रेट प्रिंसिपल 18। क्वेश्चन। दोस्तों, संबंध देखने की क्षमता तभी विकसित होती है जब आप सवाल पूछते हैं। और सवाल केवल जानकारी के लिए नहीं होते, वे सोच को खोलते हैं। जीनियस दिमाग की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है सही प्रश्न पूछना। अधिकतर लोग उत्तर खोजते हैं, वे जल्दी समाधान चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रश्नों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है वह समाधान की गहराई बदल देता है, क्योंकि गलत प्रश्न से सही उत्तर नहीं मिल सकता। कल्पना कीजिए, दो लोग एक समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला पूछता है, ये क्यों नहीं हो रहा? दूसरा पूछता है, मैं इसे संभव कैसे बना सकता हूं? दोनों की स्थिति समान है, लेकिन उनके प्रश्न अलग हैं, और यही अंतर्दिशा बदल देता है। प्रश्न दिमाग को सक्रिय करते हैं। जब आप एक गहरा प्रश्न पूछते हैं तो आपका मस्तिष्क उत्तर खोजने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया कई बार तुरंत नहीं दिखती, लेकिन भीतर चलती रहती है। एक शोधकर्ता की कहानी लें। उसे एक साधारण सी समस्या दी गई। बाकी लोग समाधान खोजने लगे, लेकिन उसने पहले प्रश्न को ही चुनौती दी, क्या हम सही समस्या हल कर रहे हैं? इस एक प्रश्न ने पूरी दिशा बदल दी। असली समस्या कुछ और निकली, और उसी से बड़ा नवाचार संभव हुआ। जीनियस बनने की दिशा में प्रश्न पूछना दो स्तरों पर जरूरी है। पहला, बाहरी दुनिया के बारे में, यह ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? दूसरा, अपने बारे में, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या मेरी धारणा सीमित है? जब आप खुद को भी प्रश्नों के घेरे में लाते हैं, तभी विकास संभव होता है। लेकिन प्रश्न पूछने में साहस चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं। कभी कभी लोग कहेंगे कि आप अनावश्यक जटिलता पैदा कर रहे हैं, लेकिन सच्ची जिज्ञासा और गहरी सोच बिना प्रश्नों के संभव नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं है।
कई बार प्रश्न को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। वह आपके अनुभवों से टकराता है, नए विचारों से जुड़ता है और धीरे धीरे स्पष्ट होता है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास अपनाइए। जब भी आप कोई निर्णय लें, खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या इसका बेहतर विकल्प है? अगर यह असफल हो गया तो क्यों होगा? ऐसे प्रश्न आपकी सोच को गहरा करेंगे। और एक और अभ्यास, हर दिन कम से कम एक ऐसा प्रश्न लिखिए जो आपको चुनौती दे। धीरे धीरे आपके प्रश्न बेहतर होते जाएंगे और जब प्रश्न बेहतर होते हैं तो जीवन की दिशा भी बेहतर होती है। याद रखिए, उत्तर सीमित होते हैं, प्रश्न अनंत होते हैं और जीनियस वही है जो उत्तरों से संतुष्ट होकर रुकता नहीं, बल्कि नए प्रश्नों के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि हर बड़ी खोज की शुरुआत एक साधारण से प्रश्न से हुई थी। अगर ऐसा हो तो सीक्रेट प्रिंसिपल 19, ऑब्जेक्टिविटी। दोस्तों, प्रश्न पूछना आपको गहराई देता है, लेकिन एक और चुनौती सामने आती है। क्या आप अपने उत्तरों को निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं? यहीं से वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी की भूमिका शुरू होती है। हम सभी अपने विचारों, अनुभवों और मान्यताओं के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने दृष्टिकोण को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। जीनियस दिमाग की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने ही विचारों को जांचने का साहस रखता है। कल्पना कीजिए, दो लोग बहस कर रहे हैं। पहला व्यक्ति अपने विचार से चिपका हुआ है, वह केवल वही सुनता है जो उसके पक्ष में हो। दूसरा व्यक्ति अपने विचार को भी प्रश्नों के सामने रखता है। वह पूछता है, क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या इसमें कोई और कोण है? यही अंतर गहराई लाता है। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है तथ्य को भावना से अलग करना। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं गलत हैं, लेकिन निर्णय लेते समय यह समझना जरूरी है कि क्या मैं तर्क से सोच रहा हूं या प्रतिक्रिया से। एक व्यवसायी का उदाहरण लें। उसका एक उत्पाद बाजार में असफल हो गया। अगर वह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया देगा, लोग समझदार नहीं हैं, तो वह सुधार का अवसर खो देगा। लेकिन अगर वह डेटा देखे, ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुने और निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करे, तो वह नई दिशा पा सकता है। वस्तुनिष्ठता हमें अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता देती है। अगर हम गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सुधार संभव नहीं है। जीनियस व्यक्ति अपनी असफलता से भागता नहीं, वह उसे देखता है, समझता है और उसे सीखता है। एक और पहलू है पूर्वाग्रह। हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करे। इसे पहचानना जरूरी है। जब आप जानबूझकर विपरीत विचार पढ़ते हैं, तब आपकी समझ संतुलित होती है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास अपनाइए। जब भी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, खुद से पूछिए, इसके खिलाफ सबसे मजबूत तर्क क्या हो सकता है? यह प्रश्न आपको अपने ही विचारों की परीक्षा लेने में मदद करेगा। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ यह भी है कि आप समस्या को व्यक्तिगत हमला न समझें। अगर कोई आपके काम की आलोचना करता है तो तुरंत बचाव की मुद्रा में आने के बजाय सोचिए, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? याद रखिए, सत्य अक्सर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखता है, वही आगे बढ़ता है। जीनियस बनने की दिशा में वस्तुनिष्ठता एक ढाल की तरह है। यह आपको भ्रम से बचाती है, यह आपको स्पष्टता देती है और स्पष्टता ही सही निर्णयों की नींव है। क्योंकि अंततः अपनी सोच को सुधारने का पहला कदम है उसे ईमानदारी से देखना। सीक्रेट प्रिंसिपल 20, सिंप्लीफाई। दोस्तों, जब आप प्रश्न पूछना सीख लेते हैं और वस्तुनिष्ठ होकर चीजों को देख पाते हैं, तब एक और महत्वपूर्ण क्षमता सामने आती है, जटिल चीजों को सरल बनाना। दुनिया जटिल है, समस्याएं बहुस्तरीय हैं, जानकारी इतनी अधिक है कि कई बार हम उलझ जाते हैं। लेकिन जीनियस दिमाग की एक खास पहचान यह है कि वह जटिलता से डरता नहीं, वह उसे तोड़कर सरल बना देता है। सरल बनाना सतही बनाना नहीं है, यह गहराई को खोना नहीं है, यह अनावश्यक को हटाकर आवश्यक को स्पष्ट करना है। कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर मरीज की लंबी रिपोर्ट देख रहा है, दर्जनों टेस्ट, कई पैरामीटर, अलग अलग लक्षण। अगर वह सब कुछ एक साथ देखने लगे तो भ्रमित हो सकता है, लेकिन वह पहले मूल संकेतों पर ध्यान देता है, वह पैटर्न पहचानता है, वह गैर जरूरी जानकारी को अलग करता है और धीरे धीरे जटिलता से स्पष्ट निदान निकालता है। यही क्षमता सोच में भी लागू होती है। बहुत से लोग बुद्धिमत्ता को कठिन भाषा से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जितना जटिल शब्दावली होगी उतना ज्ञान गहरा होगा, लेकिन असली गहराई तब होती है जब आप कठिन विचार को भी सरल शब्दों में समझा सकें। एक शिक्षक की कल्पना कीजिए जो जटिल गणितीय सिद्धांत पढ़ा रहा है। अगर वह केवल सूत्र लिखकर आगे बढ़ जाए तो कई विद्यार्थी पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर वह उसे रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ दे तो वही सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है।
सरलता समझ की पहचान है। सरल बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, स्पष्टता। आपको खुद पता होना चाहिए कि मूल विचार क्या है। दूसरी, साहस, क्योंकि कई बार हमें अपनी ही सोच को काटना पड़ता है। तीसरी, अभ्यास। सरलता एक कला है जो समय के साथ विकसित होती है। एक और उदाहरण देखें। एक उद्यमी अपनी टीम को नई योजना समझा रहा है। अगर वह अत्यधिक तकनीकी भाषा का उपयोग करेगा तो लोग भ्रमित होंगे, लेकिन अगर वह मुख्य लक्ष्य, प्रमुख कदम और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट कर दे तो पूरी टीम एक दिशा में काम कर सकती है। यही सरलता की शक्ति है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास करें। जब भी आप कुछ नया सीखें, उसे 3 वाक्यों में समझाने की कोशिश करें, फिर एक वाक्य में। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी समझ मजबूत है। सरलता का एक और लाभ है, निर्णय तेज होते हैं। जब आप समस्या के मूल तक पहुंच जाते हैं तो अनावश्यक विकल्प हट जाते हैं। आप जानते हैं कि असली मुद्दा क्या है। लेकिन सावधान रहें, सरलता का मतलब जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना नहीं है। पहले जटिलता को समझिए, फिर उसे व्यवस्थित कीजिए। सतही सोच और परिष्कृत सरलता में अंतर होता है। जीनियस बनने की दिशा में सरलता आपको केंद्रित करती है। यह आपके विचारों को साफ करती है। यह आपको भ्रम से निकालकर स्पष्टता में लाती है, क्योंकि अंततः महान विचार अक्सर सरल होते हैं, लेकिन उस सरलता के पीछे गहरी समझ छिपी होती है। सीक्रेट प्रिंसिपल 21, डिफाइन। दोस्तों, सरल बनाना हमें जटिलता से बाहर निकालता है, लेकिन उससे भी पहले एक और महत्वपूर्ण कदम होता है, परिभाषित करना। बहुत सी समस्याएं इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि हमने उन्हें सही ढंग से परिभाषित ही नहीं किया होता। अगर समस्या अस्पष्ट है तो समाधान भी अस्पष्ट रहेगा। जीनियस दिमाग किसी भी चुनौती के सामने सबसे पहले यह नहीं पूछता कि इसे कैसे हल करें, बल्कि यह पूछता है, असली समस्या है क्या। यही फर्क दिशा बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक टीम को बताया गया कि हमारी बिक्री कम हो रही है। सब तुरंत समाधान खोजने लगते हैं। विज्ञापन बढ़ाओ, कीमत घटाओ, नई योजना लाओ। लेकिन अगर कोई यह पूछे कि क्या सच में बिक्री कम हो रही है या केवल एक विशेष क्षेत्र में गिरावट आई है, तो तस्वीर बदल सकती है। शायद समस्या उत्पाद की नहीं, वितरण की हो। शायद समस्या गुणवत्ता की नहीं, संचार की हो। गलत परिभाषा बराबर गलत समाधान। परिभाषित करने का अर्थ है सीमाएं स्पष्ट करना। यह तय करना कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं और किसकी नहीं। यह शब्दों की स्पष्टता है। कई बार हम बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, सफलता, असफलता, प्रगति, प्रतिभा, लेकिन जब तक हम उन्हें अपने संदर्भ में परिभाषित नहीं करेंगे, वे धुंधले रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, तो यह अस्पष्ट है। सफलता का अर्थ क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, रचनात्मक संतुष्टि, सामाजिक प्रभाव? जब तक आप इसे स्पष्ट नहीं करेंगे, आपका प्रयास बिखरा रहेगा। जीनियस बनने की दिशा में यह सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोच को केंद्रित करता है। यह आपको भ्रम से बचाता है। जब आप किसी समस्या को सटीक शब्दों में बांधते हैं तो उसका दायरा स्पष्ट हो जाता है। एक छात्र का उदाहरण लें। वह कहता है, मुझे गणित नहीं आता। यह एक धुंधला निष्कर्ष है, लेकिन अगर वह कहे, मुझे भिन्नों की अवधारणा में समस्या है, तो वह एक स्पष्ट बिंदु पर आ गया। अब समाधान संभव है। परिभाषा स्पष्टता लाती है और स्पष्टता ऊर्जा बचाती है। आप इधर उधर भटकने के बजाय सीधे मूल मुद्दे पर काम कर सकते हैं। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक सरल अभ्यास करें। जब भी आप किसी समस्या या लक्ष्य के बारे में सोचें, उसे लिखें। फिर खुद से पूछें, क्या यह पर्याप्त स्पष्ट है? क्या मैं इसे किसी और को सटीक शब्दों में समझा सकता हूं? अगर नहीं, तो उसे और परिभाषित करें। एक और अभ्यास है, समस्या को एक वाक्य में लिखिए, फिर उसे छोटा कीजिए, फिर उससे भी छोटा। यह प्रक्रिया आपको मूल तक ले जाएगी। याद रखिए, आधी समस्या का समाधान केवल उसे सही तरह से परिभाषित कर देने में छिपा होता है। जीनियस वह नहीं जो तुरंत उत्तर दे दे। जीनियस वह है जो पहले प्रश्न और समस्या को इतने स्पष्ट रूप में रख दे कि उत्तर लगभग स्वयं उभर आए। और यही स्पष्टता महान निर्णयों की नींव है। सीक्रेट प्रिंसिपल 22, पैटर्न्स। दोस्तों, जब आप किसी समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं, तब अगला कदम है पैटर्न देखना। दुनिया बेतरतीब नहीं है। घटनाएं, व्यवहार, परिणाम, अक्सर उनमें दोहराव छिपा होता है। जो व्यक्ति इन दोहरावों को पहचान लेता है, वह साधारण से आगे निकल जाता है। पैटर्न पहचानना केवल डेटा देखना नहीं है, यह समझना है कि कौन सी चीज बार बार हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रही है और उसका परिणाम क्या निकल रहा है। कल्पना कीजिए, एक निवेशक शेयर बाजार देख रहा है। अगर वह केवल आज की कीमत देखेगा तो भ्रमित रहेगा।
लेकिन अगर वह लंबे समय के रुझान देखेगा, कब गिरावट आई, कब उछाल आया, किन घटनाओं से बदलाव हुआ, तो उसे पैटर्न दिखने लगेंगे और वही पैटर्न बेहतर निर्णयों की नींव बनेंगे। जीनियस दिमाग अक्सर सूक्ष्म पैटर्न पकड़ लेता है। वह केवल परिणाम नहीं देखता, वह प्रक्रिया में समानताएं देखता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग में छोटी सी पुनरावृत्ति को नोटिस कर सकता है। एक लेखक मानवीय व्यवहार में बार बार आने वाले भावों को पकड़ सकता है। एक शिक्षक छात्रों की गलतियों में दोहराव देख सकता है। पैटर्न देखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: अवलोकन, धैर्य और तुलना। अगर आप जल्दी में हैं तो आप दोहराव नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो फर्क समझ में नहीं आएगा। एक खिलाड़ी का उदाहरण लें। वह अपने खेल की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है। शुरुआत में उसे केवल अपनी गलती दिखती है, लेकिन बार बार देखने पर उसे पता चलता है कि हर बार वही गलती एक खास स्थिति में होती है। अब उसे पता है कि अभ्यास किस दिशा में करना है। यही पैटर्न की शक्ति है। लेकिन यहां एक सावधानी भी है, हर समानता पैटर्न नहीं होती। कभी कभी हम वहां भी संबंध देख लेते हैं जहां वे नहीं होते। इसलिए पैटर्न पहचानने के बाद उसे जांचना जरूरी है। क्या यह सच में दोहराव है या केवल संयोग? पैटर्न पहचानने का एक और बड़ा लाभ है भविष्य का अनुमान। जब आप जानते हैं कि अतीत में क्या दोहराया गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यह भविष्यवाणी नहीं, समझ है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास अपनाइए। किसी एक क्षेत्र में अपने पिछले 6 महीनों का विश्लेषण कीजिए। कहां आपने प्रगति की, कहां रुके, क्या कोई दोहराव है? क्या आप हर बार किसी खास कारण से टालमटोल करते हैं? क्या आप हर बार एक ही प्रकार की गलती दोहराते हैं? जैसे ही पैटर्न स्पष्ट होंगे, सुधार भी स्पष्ट होगा। जीनियस बनने की दिशा में पैटर्न आपको गहराई देते हैं। वे आपको यह समझने में मदद करते हैं कि दुनिया अराजक नहीं है, उसमें संरचना है। और जो व्यक्ति संरचना देख लेता है, वह उससे खेलना भी सीख जाता है। क्योंकि अंततः समझ का अगला स्तर तब आता है जब आप घटनाओं के पीछे छिपी लय को पहचान लेते हैं। सीक्रेट प्रिंसिपल 23, एनोमलीज। दोस्तों ने हमने पैटर्न की बात की, दोहराव की, संरचना की, नियमितता की। लेकिन जीनियस दिमाग केवल पैटर्न नहीं देखता, वह उन जगहों पर भी ध्यान देता है जहां पैटर्न टूटता है, जहां कुछ अलग होता है, जहां सामान्य नियम अचानक काम करना बंद कर देता है। इन्हें ही हम असामान्यताएं, एनोमलीज कह सकते हैं। अक्सर हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो फिट नहीं बैठती, क्योंकि वे असुविधाजनक होती हैं। वे हमारी समझ को चुनौती देती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बड़ी खोजें उन छोटी सी असामान्यताओं से जन्मी हैं जिन्हें बाकी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है। परिणाम बार बार एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन एक बार डेटा थोड़ा अलग आता है। अधिकांश लोग कहेंगे शायद गलती है, छोड़ो। लेकिन अगर वैज्ञानिक उस छोटे अंतर को गंभीरता से ले, तो वही नई खोज का बीज बन सकता है। जीनियस बनने की दिशा में यह सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आराम से बाहर निकालता है। पैटर्न हमें स्थिरता देते हैं, लेकिन एनॉमलीज हमें विस्तार देती हैं। वे हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने सिद्धांतों को फिर से देखें। एक व्यवसायी का उदाहरण लें। उसे लगता है कि उसका उत्पाद एक खास आयु वर्ग में लोकप्रिय है। डेटा भी यही दिखा रहा है। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि एक अलग समूह में भी उसकी बिक्री बढ़ रही है। अगर वह इसे अनदेखा कर दे तो अवसर खो देगा। लेकिन अगर वह पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे नए बाजार का रास्ता मिल सकता है। असामान्यता देखने के लिए 2 गुण जरूरी हैं, ध्यान और जिज्ञासा। अगर आप केवल अपेक्षित परिणाम की तलाश में हैं, तो आप विचलन को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से देखते हैं, तो छोटे संकेत भी अर्थपूर्ण लगने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू, एनॉमली से डरना नहीं चाहिए। जब कुछ हमारी धारणा से मेल नहीं खाता, तो हमारा अहंकार कहता है कि उसे गलत साबित कर दो। लेकिन जीनियस दिमाग पूछता है, क्या मेरी धारणा अधूरी है? यह सिद्धांत केवल विज्ञान या व्यवसाय तक सीमित नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। अगर आप हर बार किसी खास स्थिति में असहज हो जाते हैं, तो यह एक संकेत है। अगर कोई काम हमेशा अपेक्षा से ज्यादा ऊर्जा लेता है, तो वह भी एक संकेत है। ये छोटे विचलन हमें अपने बारे में गहरी समझ दे सकते हैं। अपने जीवन में इसे लागू करने के लिए एक अभ्यास करें। जब भी कोई परिणाम आपकी अपेक्षा से अलग आए, उसे तुरंत गलती मत मानिए। पहले उसे लिखिए। पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्या यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है? कई बार असामान्यता ही वह दरार होती है जहां से नई रोशनी आती है। जीनियस बनने की दिशा में यह साहस जरूरी है, यह मानने का साहस कि हमारी समझ अंतिम नहीं है। और जब हम पैटर्न के साथ साथ विचलन को भी महत्व देते हैं, तब हमारी सोच अधिक पूर्ण हो जाती है।
क्योंकि हर नियम के पीछे एक संभावना छिपी होती है और हर अपवाद एक नई कहानी कहता है। सीक्रेट प्रिंसिपल 24, एनालिसिस। दोस्तों, पैटर्न पहचानना और असामान्यताओं पर ध्यान देना आपको संकेत देता है, लेकिन संकेतों को अर्थ में बदलने के लिए एक और क्षमता चाहिए, विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है किसी जटिल चीज को उसके घटकों में तोड़कर समझना। यह सतह से भीतर जाने की प्रक्रिया है। यह पूछना कि यह बना कैसे है, इसके हिस्से क्या हैं, इन हिस्सों के बीच संबंध क्या है। बहुत से लोग समस्या देखते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जीनियस दिमाग पहले रुकता है, देखता है और फिर तोड़कर समझता है। यही रुकना उसे अलग बनाता है। कल्पना कीजिए एक घड़ी को। बाहर से वह केवल समय दिखाती है, लेकिन अगर आप उसे खोलें तो अंदर गियर, स्प्रिंग, पिन और अनेक छोटे हिस्से होते हैं। अगर कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा तो पूरी घड़ी प्रभावित होती है। विश्लेषण वही प्रक्रिया है, पूरी संरचना को खोलकर देखना कि असली समस्या कहाँ है। एक छात्र परीक्षा में बार बार कम अंक ला रहा है। वह कह सकता है, मैं कमजोर हूं, लेकिन अगर वह विश्लेषण करे तो पूछेगा, क्या समस्या समझ की है, क्या समय प्रबंधन की है, क्या अभ्यास की कमी है। जैसे ही समस्या छोटे हिस्सों में बटेगी, समाधान स्पष्ट होगा। विश्लेषण भावनाओं से दूरी मांगता है। अगर आप समस्या को व्यक्तिगत अपमान समझेंगे तो आप उसे निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप उसे संरचना की तरह देखें तो सुधार संभव है। एक उद्यमी का उदाहरण लें। उसका प्रोजेक्ट विफल हुआ। वह कह सकता है, बाजार खराब था, लेकिन विश्लेषण करेगा तो देखेगा, क्या लक्ष्य ग्राहक सही था, क्या मूल्य निर्धारण ठीक था, क्या विपणन रणनीति कमजोर थी। प्रत्येक घटक को अलग करके देखना ही विश्लेषण है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अत्यधिक विश्लेषण भी जाल बन सकता है। अगर आप हर छोटे निर्णय पर इतना सोचें कि कदम ही ना उठा पाएं तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए विश्लेषण का उद्देश्य स्पष्टता है, न कि अनंत विचार। एक और महत्वपूर्ण पहलू, डेटा और अनुभव का संतुलन। केवल आंकड़े देखना पर्याप्त नहीं, संदर्भ समझना भी जरूरी है। विश्लेषण तब परिपक्व होता है जब तथ्य और समझ साथ चलते हैं। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास अपनाइए। जब भी कोई समस्या आए, उसे 3 स्तरों पर तोड़ें: कारण, प्रक्रिया, परिणाम। कारण क्या था, प्रक्रिया में कहाँ कमी थी, परिणाम क्या हुआ। यह सरल ढांचा भी गहराई ला सकता है। विश्लेषण आपको प्रतिक्रिया से निर्णय की ओर ले जाता है। यह आपको जल्दबाजी से बचाता है। यह आपको दिखाता है कि हर घटना के पीछे एक संरचना है। जीनियस बनने की दिशा में विश्लेषण वह उपकरण है जो विचारों को धार देता है। यह भ्रम को कम करता है और समझ को मजबूत करता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को खोलकर समझ लेते हैं तब आप उसे बेहतर बनाने की क्षमता भी हासिल कर लेते हैं। सीक्रेट प्रिंसिपल 25, एनालॉजी। दोस्तों, जब आप विश्लेषण करना सीख जाते हैं तब आपकी सोच संरचित हो जाती है। लेकिन जीनियस दिमाग केवल चीजों को तोड़ता नहीं, वह उन्हें जोड़ता भी है। और जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है उपमा या एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ है एक क्षेत्र की समझ को दूसरे क्षेत्र में लागू करना। जब आप कहते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, तो आप एनालॉजी का उपयोग कर रहे हैं। आप एक परिचित विचार के माध्यम से किसी जटिल विचार को समझा रहे हैं। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से तुलना के माध्यम से सीखता है। हम नई चीजों को पुरानी समझ से जोड़ते हैं। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक अक्सर उदाहरणों और उपमाओं का उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नेतृत्व सीखना चाहता है। अगर उसे केवल सिद्धांत बताए जाए तो वे अमूर्त लग सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि नेतृत्व एक बागवानी की तरह है, आपको बीज बोने हैं, देखभाल करनी है और हर पौधे की जरूरत अलग होती है, तो विचार तुरंत स्पष्ट हो जाता है। यही एनालॉजी की शक्ति है। जीनियस बनने की दिशा में एनालॉजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचनात्मक सोच को जन्म देती है। कई बड़े आविष्कार अलग अलग क्षेत्रों की तुलना से जन्मे हैं। जब किसी ने पक्षियों को उड़ते देखा और सोचा, क्या मनुष्य भी ऐसा कर सकता है, वहीं से विमान की दिशा खुली। एनालॉजी सोच को लचीला बनाती है। यह आपको एक ही समस्या को कई कोणों से देखने देती है। अगर आप किसी चुनौती को युद्ध की तरह देखते हैं तो आपकी रणनीति अलग होगी। अगर आप उसे खेल की तरह देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण अलग होगा। अगर आप उसे सीखने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं तो प्रतिक्रिया अलग होगी। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हर तुलना सही नहीं होती। कभी कभी गलत एनालॉजी भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए तुलना के बाद जांच भी जरूरी है। क्या यह वास्तव में मेल खाती है या केवल सतही समानता है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास करें। जब भी कोई जटिल समस्या सामने आए, खुद से पूछिए, यह किस जैसी है, मैंने पहले कहां ऐसी स्थिति देखी है। कभी कभी एक सरल तुलना समाधान की दिशा खोल देती है। एनालॉजी का एक और लाभ है संचार।
जब आप किसी विचार को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं तो वह लोगों के लिए यादगार बन जाता है। यही कारण है कि महान वक्ता और लेखक उपमाओं का भरपूर उपयोग करते हैं। जीनियस बनने की दिशा में यह सिद्धांत आपकी सोच को बहुआयामी बनाता है। आप सीमित ढांचे में नहीं अटकते, आप अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर नया दृष्टिकोण बनाते हैं, क्योंकि अंततः दुनिया अलग अलग खानों में बंटी नहीं है, वह जुड़ी हुई है। और जो व्यक्ति इन जुड़ावों को समझ लेता है वही नए विचारों की रचना कर सकता है। सीक्रेट प्रिंसिपल 26, पर्सपेक्टिव। दोस्तों, एनालॉजी आपको चीजों को जोड़ना सिखाती है, लेकिन एक और क्षमता है जो जीनियस दिमाग को और भी शक्तिशाली बनाती है, दृष्टिकोण बदलने की क्षमता। पर्सपेक्टिव यानी किसी स्थिति को अलग अलग कोणों से देखना। अक्सर हम किसी समस्या को केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं, अपनी, और यही सीमित दृष्टिकोण कई बार हमें भ्रमित कर देता है। जीनियस दिमाग की पहचान यह है कि वह खुद को केंद्र से हटाकर स्थिति को दूर से देख सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक चित्र को बहुत पास से देख रहे हैं। आपको केवल रंगों की उलझन दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप कुछ कदम पीछे हटते हैं पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। यही पर्सपेक्टिव है, दूरी बनाकर देखना। एक प्रबंधक अपनी टीम से नाराज है क्योंकि लक्ष्य पूरे नहीं हुए। अगर वह केवल परिणाम देखेगा तो निराशा बढ़ेगी, लेकिन अगर वह दृष्टिकोण बदले और पूछे, क्या संसाधन पर्याप्त थे, क्या लक्ष्य यथार्थवादी था, क्या संवाद में कमी थी, तो उसे व्यापक समझ मिलेगी। पर्सपेक्टिव केवल दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में भी है। कई बार हम अपनी असफलता को स्थायी मान लेते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी पहचान है, लेकिन अगर हम समय का परिप्रेक्ष्य बदलें, 5 साल बाद यह घटना कितनी महत्वपूर्ण होगी, तो तनाव कम हो सकता है। जीनियस बनने की दिशा में पर्सपेक्टिव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अति प्रतिक्रिया से बचाता है। यह हमें दिखाता है कि हर समस्या का आकार वैसा नहीं होता जैसा वह पहली नजर में लगता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग असफल हो जाता है, अगर वह इसे व्यक्तिगत विफलता मानेगा तो रुक जाएगा, लेकिन अगर वह इसे प्रक्रिया का हिस्सा मानेगा तो आगे बढ़ेगा। दृष्टिकोण बदलते ही अर्थ बदल जाता है। पर्सपेक्टिव बदलने का एक अभ्यास है। खुद से पूछिए, अगर मैं इस स्थिति को किसी तीसरे व्यक्ति की तरह देखूं तो क्या दिखेगा, या अगर मेरा मित्र इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता। अक्सर हम दूसरों के लिए अधिक स्पष्ट सोचते हैं। एक और अभ्यास, समय का विस्तार। किसी भी चुनौती को 3 समय सीमाओं में देखिए, अभी, 1 वर्ष बाद और 10 वर्ष बाद। कई बार जो अभी भारी लगता है वह लंबे समय में छोटा साबित होता है। लेकिन ध्यान रहे, पर्सपेक्टिव बदलना समस्या से भागना नहीं है, यह उसे व्यापक संदर्भ में समझना है। जीनियस दिमाग सीमित दृष्टिकोण में नहीं अटकता। वह ऊपर से देख सकता है, भीतर से देख सकता है और किनारे से भी देख सकता है। यही बहुआयामी दृष्टि उसे संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि कई बार समस्या का समाधान उसे बदलने में नहीं, उसे नए दृष्टिकोण से देखने में छिपा होता है। सीक्रेट प्रिंसिपल 27, सिंथेसिस। दोस्तों, अब तक हमने चीजों को तोड़ना सीखा, विश्लेषण करना, पैटर्न देखना, असामान्यताओं को पहचानना, अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना। लेकिन जीनियस दिमाग की अंतिम शक्ति केवल तोड़ने में नहीं है, वह जोड़ने में है। यही है संश्लेषण, सिंथेसिस। विश्लेषण आपको हिस्से दिखाता है, संश्लेषण आपको संपूर्ण दिखाता है। विश्लेषण पूछता है, ये किन भागों से बना है। संश्लेषण पूछता है, इन भागों को जोड़कर नया क्या बन सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक संगीत रचना सुन रहे हैं। विश्लेषण आपको बताएगा इसमें कौन से वाद्य हैं, कौन सा ताल है, कौन सा राग है। लेकिन संश्लेषण आपको वह अनुभव देगा जहां सब मिलकर एक भाव पैदा करते हैं। वही संपूर्णता कला बनती है। जीनियस बनने की दिशा में यह अंतिम परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नवाचार अक्सर इसी स्तर पर जन्म लेता है। जब आप अलग अलग विचारों, अनुभवों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को एक साथ लाते हैं तब कुछ नया उभरता है। एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया। उसने गणित सीखा, प्रकृति का अवलोकन किया, तकनीक को समझा। शुरुआत में ये सब अलग अलग लगते थे, लेकिन एक दिन उसने इन सबको जोड़ दिया और एक नई प्रणाली का जन्म हुआ। यही संश्लेषण है। संश्लेषण केवल जानकारी जोड़ना नहीं है, ये चयन करना है, क्या आवश्यक है, क्या नहीं। ये सामंजस्य बनाना है, ये संतुलन है। कई बार हम ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं लेकिन उसे जोड़ते नहीं। परिणाम स्वरूप दिमाग में बिखराव रहता है। संश्लेषण उस बिखराव को अर्थ देता है। वह कहता है, यह सब जुड़ा हुआ है। एक लेखक जब जीवन के अनुभव, पढ़ी हुई किताबें, सुने हुए विचार और देखे हुए दृश्य सबको मिलाता है, तभी एक गहरी कहानी जन्म लेती है। एक उद्यमी जब बाजार की समझ, मानवीय व्यवहार और तकनीकी ज्ञान को जोड़ता है, तभी सफल उत्पाद बनता है।
अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक अभ्यास करें। समय समय पर रुककर अपने नोट्स, अनुभव और सीख को एक साथ देखिए। पूछिए, इन सब में क्या संबंध है? क्या कोई केंद्रीय विचार उभर रहा है? धीरे धीरे आपकी सोच समेकित होने लगेगी। संश्लेषण धैर्य मांगता है। यह तुरंत नहीं होता। यह तब होता है जब आपने पर्याप्त गहराई, विविधता और अनुभव अर्जित कर लिया हो। और यही जीनियस दिमाग की परिपक्व अवस्था है, जहां वह केवल सीखता नहीं, केवल तोड़ता नहीं, बल्कि नया बनाता है। क्योंकि अंततः महानता केवल जानकारी से नहीं बनती, वह समझ से बनती है। और समझ तब पूर्ण होती है जब आप अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नया संपूर्ण रच देते हैं। दोस्तों, अब जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है। जीनियस कोई रहस्यमय उपाधि नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। यह आदतों का समुच्चय है। यह सोचने, देखने, सीखने और करने का तरीका है। शुरुआत इंद्रियों से हुई, दुनिया को सच में देखना और सुनना। फिर जिज्ञासा आई, प्रश्न पूछना। फिर अनुकूलन, चुनौती, दृष्टि, विशिष्टता। हमने उत्कृष्टता की खोज की, दृढ़ता को अपनाया, काम को आधार बनाया, पहल की। हमने बुनियाद मजबूत की, गहराई में उतरे, नोट्स बनाए, उस्तादों और क्लासिक्स से सीखा, अनुभव लिया, संबंध देखे, प्रश्नों को गहरा किया। वस्तुनिष्ठता, सरलता, स्पष्ट परिभाषा, पैटर्न, असामान्यताएं, विश्लेषण, उपमा, दृष्टिकोण और अंततः संश्लेषण तक पहुंचे। ये सभी सिद्धांत अलग अलग अध्याय नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक वृक्ष की जड़ें, तना, शाखाएं और पत्तियां अलग होते हुए भी एक ही जीवन से जुड़े होते हैं। जीनियस बनने की यात्रा किसी विशेष दिन से शुरू नहीं होती। ये छोटे निर्णयों से शुरू होती है। आज एक प्रश्न थोड़ा गहरा पूछना, आज एक काम थोड़ा बेहतर करना, आज एक गलती को स्वीकार करना, आज एक नया दृष्टिकोण अपनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें किसी विशेष प्रतिभा की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर महानता अनुशासन, ध्यान और निरंतरता से जन्म लेती है। प्रतिभा मदद कर सकती है, लेकिन आदतें दिशा तय करती हैं। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, यह यात्रा तुलना की नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा की नहीं है, यह स्वयं के विकास की है। आप किसी और की तरह बनने के लिए नहीं, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। कई बार निराशा आएगी, कई बार लगेगा कि प्रगति धीमी है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी सोच बदल चुकी है, आपकी समझ गहरी हो चुकी है, आपका दृष्टिकोण विस्तृत हो चुका है। और यही असली परिवर्तन है। जीनियस का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। इसका अर्थ है कि आप सीखना नहीं छोड़ते, आप प्रश्न पूछना नहीं छोड़ते, आप सुधार की प्रक्रिया को अपनाए रखते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको कोई जादुई सूत्र देना नहीं था। उद्देश्य यह था कि आप अपनी सोच की शक्ति को पहचानें, कि आप समझें जीनियस एक स्थायी पहचान नहीं, एक निरंतर अभ्यास है। अब यात्रा आपकी है। हर दिन जब आप दुनिया को थोड़ा अधिक ध्यान से देखते हैं, हर दिन जब आप खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, हर दिन जब आप सीमाओं को चुनौती देते हैं, उसी क्षण आप उस मार्ग पर चल रहे होते हैं। क्योंकि जीनियस बनने का रहस्य कोई एक क्षण नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। तो श्रोताओं, आपने सुनी द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ जीनियस, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक I.C. रोब्लेडो ने। उम्मीद है कि इस पुस्तक के सिद्धांतों ने आपकी सोच को नई दिशा दी होगी और आपको अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक